गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप वॉइस वीडियो और स्क्रीन क्लियर होगा। तो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में। ऑल क्लियर? ओके, फाइन। सो बेसिकली we are in the first session of the direct taxation, that is paper number 16. सो जैसा कि आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, जो अभी एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, मे बी आपका अटेम्प्ट होगा, मे बी आपका नहीं भी होगा। तो आपने अगर अटेम्प्ट नहीं होगा तो लोगों से सुना होगा कि पेपर पैटर्न थोड़ा उन्होंने क्या किया, चेंज किया था। वेटेज ऑफ द पर्टिकुलर कंटेंट इज एब्सोल्युटली चेंज। सो उसको ध्यान में रखते हुए और बाकी के जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स है उसको ध्यान में रखते हुए, तो इस बार का जो कवरेज हमारा टैक्सेशन के अंदर होगा वो काफी क्या होगा, पहले भी वाइड होता ही था, काफी एक्सट्रीमली वाइड होता था। अभी हमें उसको और क्या करना पड़ेगा, वाइडन करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा मुझे बोला कि सीएमए फाइनल के पेपर में उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी के क्या क्या थे क्वेश्चंस पूछे थे। तो हाउस प्रॉपर्टी तो प्रैक्टिकली करते नहीं है हम लोग, ठीक है, बट उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमें हाउस प्रॉपर्टी भी करना पड़ेगा और साथ में सैलरी चैप्टर भी हमें क्या करना है, करना पड़ेगा, जो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे किया ही होगा। ओके, बट उसमें क्या है कि नॉर्मली जो सीएमए फाइनल क्या जो डीटी है उसके थीम को अगर हम ध्यान में रखें, मतलब उसका थीम क्या है, तो उसका थीम ये है कि वो लोग ज्यादातर आपको क्या पूछना क्या चाहिए, तो असेसमेंट के एस्पेक्ट्स आपको ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए हमारा सिलेबस रन करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम बेसिक्स में चले जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी करवा दिया फिर सैलरी करवा दिया, ठीक है। वो एक आधा अटेम्प्ट में ऐसा हो सकता है, बट बाद में एक दो अटेम्प्ट के बाद तो उनको नॉर्मली जो कंटेंट है उस पर क्या होना पड़ेगा, स्विच होना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कवर करेंगे ही, ठीक है, कि क्या क्या हमें इसके अंदर डील करना है। सो आप सब लोगों को पेपर का नाम तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 16। तो पेपर नंबर 16 के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन एंड सेकंड आपको क्या दे रखा है, कौन सा टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन। अभी उन्होंने ये वेटेज जो बताया हुआ है, ठीक है, वो वेटेज उन्होंने डायरेक्ट टैक्स का कितना बताया हुआ है, 70 मार्क्स का, और इंटरनेशनल टैक्सेशन का कितना बताया हुआ है, 30 मार्क्स का। ये उन्होंने बुक में ये वेटेज बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वेटेज को हम ध्यान में रखेंगे नहीं, क्योंकि ये वेटेज क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन इज द पार्ट ऑफ व्हाट, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन का ही क्या है, एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो एक अलग लॉ है, ठीक है ना, तो वो उसी का पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। ओके, बट उसको हमें सेपरेटली कवर करना होता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। क्रॉस बॉर्डर मतलब जो फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस वगैरह मैनिपुलेट होती है। तो प्राइसेस मैनिपुलेट होगी तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट भी क्या होगा, मैनिपुलेट होगा। तो प्रॉफिट मैनिपुलेट होगा तो अल्टीमेटली टैक्स भी क्या होगा, मैनिपुलेट होगा। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस ज्यादा इंटरनेशनल टैक्सेशन और असेसमेंट्स पार्ट, अपील वाला पार्ट, ठीक है, रिवीजन वाला पार्ट, असेसमेंट प्रोसीजर वाला पार्ट, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज वाला पार्ट। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले कवर करेंगे। बाकी के जो छोटे चैप्टर्स जो इस बार इस अटेम्प्ट में पूछे गए, जो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट रिक्वायर्ड मच डिस्कशन। नॉर्मली सैलरी में आपने देखा होगा, इंटर में आपने 10-12 लेक्चर अटेंड किए होंगे, बट फाइनल में 10-12 लेक्चर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उसको एक पर्टिकुलर कंटेंट में कवर करना पड़ेगा। ओके, सो आज का जो सेशन है दोस्तों, वो बेसिकली बेसिक्स का ही सेशन है। नॉर्मली हमें लगता है बेसिक्स मतलब तो क्या होता है सर, बेसिक्स, लेकिन फाइनल में जो बेसिक्स है वो काफी लंबा चलेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें डिस्कस ये करना है कि जो टैक्स रेट्स होते हैं, तो सर टैक्स रेट्स तो हमें पता है, हमने इंटर में देख के आए, बट वो जो टैक्स रेट्स आपने देखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर के एंगल के टैक्स पेयर मतलब टैक्स रेट्स होते हैं। इनकम टैक्स में जो टैक्स रेट्स है वो इनकम के भी टैक्स रेट्स होते हैं और पर्सन बेस्ड टैक्स रेट्स भी होते हैं। दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन, वो हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आएगा वैसे। बट मान लीजिएगा कि बेसिक्स काफी लंबा चलने वाला है, ओके। और अगर बेसिक्स में कुछ गड़बड़ हो गई या बेसिक्स अगर मान लो आपका वीक रह गया, तो आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसके अंदर प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है।
तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, और उसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वही आपका जो आगे के चैप्टर्स है उसका ट्यून सेट करेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा टाइम हम क्या करेंगे, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे टॉपिक पे स्विच होंगे। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स जो आपने इंटरमीडिएट लेवल में किया था और बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स आप फाइनल लेवल पे करोगे, उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एसएससी किसको बोलते हैं, ठीक है, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि वो आपको पता है। ठीक है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके अंदर और क्लैरिटी दूंगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल उसको इग्नोर करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कहीं कहीं जहां जरूरत पड़ी वहां पे मैं उसका एडिशनल क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, सो किसी को आइडिया है कि इनकम टैक्स, और मान लो इनकम टैक्स को हम छोड़ देते हैं, बट अगर हम बात करें टैक्सेस की बात करते हैं, टैक्सेस, तो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेस, टैक्सेस की क्या जरूरत क्या पड़ती है, किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स का क्या रिक्वायरमेंट होता है, टैक्स नहीं होगा तो नहीं चलेगा, बताइए। कोई भी कंट्री के अंदर टैक्स की जरूरत क्या होती है, तो एक स्टैंडर्ड आंसर आपका ये आता है कि सर टैक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है देश का विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। बताओ, सिर्फ उसी पर्पस के लिए होता है कि कुछ और भी पर्पस हो सकता है? बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं ना, एजुकेशन हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, ये पेंडेमिक अभी चल ही रहा है, कभी कभी पेस बढ़ जाती है, कभी कभी पेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो उन सब चीजों को डील करने के लिए, डिफेंस में पैसा लगाने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। और वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, टैक्सेस। नो डाउट सिर्फ टैक्सेस से नहीं आता, गवर्नमेंट का 100 रुपए रेवेन्यू है, उसमें से 35% रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्सेस में से आता है। इट मे बी डायरेक्ट टैक्स, इट मे बी इनडायरेक्ट टैक्स। कितना आता है, 100 रुपए में से 35 रुपए कहाँ से आता है, टैक्स में से आता है। 100 में से 100 टैक्स में से नहीं आता है, बाकी की अदर भी चीजें होती है। तो 35% वेटेज कहाँ से आता है, टैक्स की तरफ से आता है, और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप दोनों मिला लो। ठीक है, सो हम जो डिस्कस करें वो टैक्स डिस्कस करें, हम डायरेक्ट टैक्स पे बाद में आते हैं, हम पहले टैक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्स मीन्स पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर रेवेन्यू एस्पेक्ट को हम मीट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं टैक्सेस, टैक्स किस किसके ऊपर होता है, वेरी गुड, गुड्स या फिर किसके ऊपर, सर्विसेज। पर्सन पे नहीं होता टैक्स, पर्सन पे भी तो होगा ना टैक्स, मतलब किसके ऊपर टैक्स होगा, पर्सन के ऊपर। बट पर्सन के ऊपर कौन सा टैक्स लगाओगे, उसके पास क्या होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। कुछ होगा तो बेचारा देगा ना, कुछ होगा ही नहीं तो क्या बेच के देगा। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तो वो एलिमेंट कौन से फॉर्म में होगा, इनकम के फॉर्म में वो एलिमेंट होगा। अगर उसके पास वो इनकम होगी तो वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं पे करेगा। ठीक है, ये आप सब लोगों को भी पता है। ठीक है, तो क्या ये टैक्सेस जो होते हैं क्या वो सोशल नेचर के होते हैं? सोशल नेचर से मेरा मतलब है कि क्या वो ऐसा कि पे करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ऐसा होगा कि स्टैट्यूटरी नेचर होता है। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसके रिलेटेड, और अगर आपने जो पर्टिकुलर इनकम किया हुआ है, अगर आप उस रेंज में आते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी नेचर का हो, इनकम का हो या फिर गुड्स का हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड हो, तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन की रेंज में आता है तो आपको पता है कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो होता है वो बनाता कौन है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो वगैरह होगा वो सब कुछ लिखा कहाँ गया है, तो अल्टीमेटली तो आपको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो आप बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स आप विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ चार्ज नहीं कर सकते। ऑनलाइन वाले बच्चे जो है उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है, उनको भी बोलना है कि ऐसा कौन सा मतलब आर्टिकल है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि द विदाउट द, मतलब नो टैक्स शैल बी levied or collected without the authority of law or the except the authority of law, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246। मान लो आप सीए में फाइनल की एग्जाम दे रहे हो, पहला ही एमसीक्यू ये डाल दिया, डैश आर्टिकल
उसमें लिखा हुआ है कि नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो सब स्टूडेंट्स ने आंसर दिया आर्टिकल 246। कुछ और लोग जो हैं वो भी बता सकते हैं आर्टिकल 246, 245, देन 7 भी लिखा है किसी ने। यस, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखो, इसलिए मैंने बताया ना आपको कि बेसिक सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अल्टीमेटली मान लीजिए कि आपका जब सीए में कंप्लीट होगा एंड वी आर इन द प्रैक्टिस स्पेसिफिकली इन टैक्सेशन, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, तो अगर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन की थीम पता नहीं होगी ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अमेंडमेंट कैसे होता है, चेंजेस कैसे होता है। समझ में आ गया ना? मान लो आप बहुत बड़ा कॉर्पोरेट केस हैंडल कर रहे हो, तो कॉर्पोरेट केस हैंडल करने के लिए आपको सिर्फ एकेडमिक या इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स के साथ इनकम टैक्स के रूल्स, इनकम टैक्स लॉ, उसके रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है वो पता होना चाहिए। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाओगे, कोई बड़ा केस डील कर पाओगे। समझ में आ गया ना? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का सम कैलकुलेट करने से तो कुछ नहीं होगा ना। सो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आर्टिकल आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? सब लोगों ने गलत बताया। सो आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो आर्टिकल कौन सा है? 265, ठीक है? ये फाइल मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है? सो आप कॉपी कर लीजिएगा। जिनको साथ में करना है, कुछ छोटा मोटा कॉपी करना है, तो वो साथ में कर सकते हैं। सो आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि आप कोई भी टैक्सेस, नो टैक्स शैल बी levied or collected except by authority of law। मतलब टैक्स कौन करेगा? टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? तो कंसर्न अथॉरिटी टैक्स क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलता हूँ? बट कोई भी अथॉरिटी टैक्स कलेक्ट करेगी तो वो अथॉरिटी के पास पावर कहाँ से आता है दोस्तों? तो अथॉरिटी खुद पावर है, तो अथॉरिटी को किसी ने पावर दिया है? अथॉरिटी खुद पावर। अथॉरिटी से मेरा मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है? तो अथॉरिटी क्या खुद पावरफुल है टैक्सेस लेने के लिए, कि अथॉरिटी को किसी ने पावर दिया हुआ है? अथॉरिटी को किसी ने पावर दिया हुआ है, जिसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि टैक्सेस चार्ज करने? आर्टिकल 265 में लिखा है कि कोई भी टैक्सेस आप विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ चार्ज नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पहला स्टेप था आपका बेसिक्स का। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने आर्टिकल 246 बताया। सो आर्टिकल 246 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 246 में दो, मतलब उन्होंने ये 246 का जो न्यूमेरिक आर्टिकल है उसमें उन्होंने दो आर्टिकल दिए हुए। तो जो ग्रुप 4 पढ़ के आए होंगे उनको शायद पता होगा, और जिन्होंने अभी तक ग्रुप 4 की स्टडी नहीं की है वो लोग ध्यान से सुनिएगा। सो आर्टिकल नंबर 246 ए भी है। तो दो आर्टिकल है, आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल नंबर कौन सा है? 246 ए। तो आर्टिकल 246 और 246 ए में डिफरेंस क्या है? तो जैसा अभी आपको पता है कि इंडिया का स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो इंडिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है, और कौन टैक्स लेता है? स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। इलेक्शंस भी आपको पता है अलग अलग होते हैं, स्टेट के अलग इलेक्शन होते हैं और सेंट्रल के इलेक्शन अलग होते हैं। तो अभी स्टेट का भी अपना अपना रेवेन्यू सेट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको भी कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च करनी होती है जो लोकल स्टेट वाले होते हैं उन लोगों के लिए। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? स्टेट गवर्नमेंट किससे जाके मांगेगा? सेंट्रल। तो मान लो किसी स्टेट के अंदर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो क्या दिक्कत होगी? वो सेंट्रल वाला क्या बोलेगा? चलो निकलो यहाँ से, मस्ती मत करो इधर, ऐसा बोल सकता है ना वो? ऐसा तो नहीं बोलेगा, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? स्टेट वाला ऐसा बोलेगा कि मुझे सेंट्रल वाला पैसा नहीं देता। तो ये सब चीजों में ये जो झगड़े होते हैं उसमें बेचारा फंसेगा कौन? आम आदमी। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ये झगड़ा चाहिए ही नहीं। एक काम करो, हम क्या बना देते हैं आपके लिए, ये आपने सुना हुआ होगा, ठीक है? हम आपके लिए क्या बना देते हैं? अलग से एंट्री बना देते हैं। एंट्री मतलब लिस्ट बना देते हैं। ये लिस्ट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी। ये लिस्ट है, उसमें कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी? स्टेट गवर्नमेंट। और एक और लिस्ट हमने बना दी जो कॉन्करेंट लिस्ट है। सो आर्टिकल नंबर 246 के अंदर दोस्तों उन्होंने एक शेड्यूल बनाया। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल नंबर 7।
शेड्यूल नंबर 7 के अंदर उन्होंने 3 लिस्ट बना दी। लिस्ट नंबर कौन सा बनाया 1, देन सेकंड क्या बनाया उन्होंने लिस्ट नंबर 2 एंड थर्ड उन्होंने क्या बनाया लिस्ट नंबर 3। ओके, तो लिस्ट नंबर 1 में उन्होंने पावर किसको दे दी, तो लिस्ट नंबर 1 के अंदर पावर उन्होंने दे दी किसको, तो वो दे दिया उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट। बोले तुम लोग ये जो लिस्ट में जो जो हमने लिख के दिया है ना उस पर क्या ले लेना टैक्स। लिस्ट नंबर 2 में उसने पावर किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। हमने जो आपको लिख लिख के दिया है यहाँ पे आप टैक्स ले लो। लिस्ट नंबर 3 जो है वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब मिक्स लेवी है। आपके सिलेबस में ना 2 है ना 3 है, आपके सिलेबस में है क्या लिस्ट नंबर 1। लिस्ट नंबर 1 के अंदर भी सारा नहीं, सिर्फ आपके केस में आपके सिलेबस में पूरे फाइनल के सिलेबस में इनकम टैक्स एंड कस्टम्स है। तो सर जीएसटी का है, तो जीएसटी 246A में बैठा हुआ है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। तो लिस्ट नंबर 1 के अंदर उन्होंने बताया कि ये यूनियन लेवी है, मतलब यहाँ पे जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लेगी। लिस्ट नंबर 2 के अंदर जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। तो दोनों एक दूसरे के लेवी के अंदर और एक दूसरे के स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर सकते। जैसा आप सब लोगों को पता होगा, लिस्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता, पता है सब लोगों को। एग्रीकल्चर इनकम में आपने इंटर में देखा होगा, एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसमें कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने उसके रिलेटेड क्या दे रखा है, एग्जम्पशन दे रखा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द ईच एंड एवरी स्टेट लॉ, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली हम जो एग्जाम देते हैं वो स्टेट बेस्ड होती है कि नेशनल लेवल पे होती है, नेशनल लेवल। सो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला जो लिस्ट मैंने आपको बताया, लिस्ट नंबर कौन सा है 1, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, यूनियन। समझ में आ जाएगा ना यूनियन सबको। यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, स्टेट, ठीक है। एंड लिस्ट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन टैक्स चार्ज करेगा, ये कौन सी लेवी है, कॉन्करेंट लेवी, ठीक है ना। कॉन्करेंट मतलब दोनों गवर्नमेंट मिलके टैक्सेस चार्ज कर सकती है। उसका मैं बाद में आपको डिटेल में एग्जांपल दूंगा जब आएगा तब, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा। सो वापस से एक बार रिपीट कर लेते। हमने स्टार्ट किया था, मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं वो लोग ध्यान रखें और ट्राई करें कि टाइम पे आने का कोशिश करें, ठीक है। सो पेपर नंबर 16, ओके। कौन सा टाइटल क्या है, सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड क्या, इंटरनेशनल टैक्सेशन। उसमें भी क्या है, उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आपने इंटरमीडिएट लेवल पे इनकम टैक्स लॉ नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है। फाइनल लेवल पे आपको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो सर इनकम टैक्स लॉ मतलब क्या होता है, लॉ मतलब आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ, थोड़े कंपोनेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके रिलेटेड नोटिफिकेशंस पढ़नी पड़ेगी, सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के क्या पढ़ने पड़ेंगे, डिसीजंस पढ़ने पड़ेंगे, कुछ हाई कोर्ट के भी डिसीजंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, लॉ कहा जाता है, समझ रहे हो। तो वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल वेटेज पेपर नंबर 16 के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स का 70 मार्क्स का रहता है और इंटरनेशनल टैक्सेशन का कितना रहता है, 30 मार्क्स का। ये हिस्टोरिकल वेटेज मैंने बताया। हावेवर इस वेटेज को हम इग्नोर करेंगे और हमारा जो कवरेज होगा वो सब एस्पेक्ट पे होगा, इंक्लूडिंग द स्मॉल चैप्टर जो नॉर्मली आपके बुक में भी नहीं है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। फिर मैंने सब लोगों से पूछा कि जो टैक्सेस होता है वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि टैक्सेस आप विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ चार्ज नहीं कर सकते हो, तो वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 265। तो 265 में लिखा है कि कोई भी टैक्स, अभी मान लो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना है कि वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम टैक्स लगाने वाले, तो आप ऐसा कर सकते हो। क्या ये लॉ उसको परमिट करता है, नहीं। लॉ बनाने का भी एक क्या होता है, प्रोसीजर होता है। जो गवर्नमेंट है वो खुद लॉ है कि वो लॉ का पार्ट है, वो खुद लॉ नहीं है, वो लॉ का क्या है, एक पार्ट है, ओके। तो गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए कि कोई टैक्स चार्ज करना है तो उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा। तो लॉ बनाने के लिए एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हो। पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है बिल वगैरह, फिर प्रेसिडेंट का क्या आना चाहिए,
एसेंट आना चाहिए। ये सब कुछ आपने इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस किया होगा अगर यहाँ पे आपने स्टडी की हुई है तो आर्टिकल 265 आप लोग याद रखिएगा। 1 मार्क के एमसीक्यू में 2 बार उन्होंने पूछा हुआ है 2018 अटेम्प्ट पे एंड दिसंबर 19 के अटेम्प्ट पे। ओके, सो ध्यान रहे। सब लोग क्या लिख के आ जाते हैं? 246 लिख के आ जाते हैं। बोले आर्टिकल 246 में लिखा है। आर्टिकल 246 में कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, 265 में डिफाइन नहीं किया। 246 में उन्होंने डिफाइन किया कि हम किन किन को पावर दे रहे हैं। तो 246 में उन्होंने डिफाइन किया कि दिस आर द टैक्सेस और दिस आर द लिस्ट इन विच यू आर सपोज टू कलेक्ट द टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवी करो और फिर कलेक्ट करो। तो आर्टिकल 246 में उन्होंने डिफाइन किया, शेड्यूल बनाया और उसमें लिख दिया कि इधर यूनियन, इधर स्टेट और तीसरा कौन करेक्ट। तो आपने देखा मैंने क्या बताया कि जो यूनियन वाली लिस्ट होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट होगी, उसमें क्या वो स्टेट गवर्नमेंट टांग अड़ा सकता है? स्टेट वाले में यूनियन वाला टांग अड़ा सकता है? नहीं अड़ा सकता। ओके, तो अभी हुआ क्या, बिफोर 2017 मतलब 1 जुलाई 2017 को आपको पता होगा कि इंडिया में जीएसटी आ गया था। इतना तो सबको पता होगा, ठीक है, इवन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी कभी कभी पता होता है। तो अभी होगा क्या कि ये लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे क्या होता था, एक्साइज जो होता था वो कौन चार्ज करता था? यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। एंड स्टेट टैक्स जो होता था, स्टेट टैक्स मतलब मेरा कहने का मतलब है क्या, वैट, वो कौन चार्ज करता था? स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स होता था तो सर्विस टैक्स कौन चार्ज करता था? यूनियन गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तभी होगा क्या, if I am a manufacturer as well as I am service provider, so of course if I am manufacturing the goods then I have to pay excise, and for the purpose of sale I have manufactured the goods, तो मुझे सेल भी तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैन्युफैक्चर करके उसको फैक्ट्री में सजा के रखना है, उसको बेचना भी तो है। तो अभी हुआ क्या, मुझे एक्साइज का नंबर लेना पड़ेगा, मुझे सर्विस टैक्स का नंबर लेना पड़ेगा, स्टेट का नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा क्या होता था दोस्तों, जो वैट होता था वो किस पे लगता था? गुड्स। सर्विस टैक्स किस पे लगता था? सर्विस। तभी ना कुछ जगह पे क्लैश होता था, गुड्स की डेफिनेशन और सर्विस की डेफिनेशन ऐसा होता था कि जो पर्टिकुलर चीज को वो लोग गुड्स बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है? सर्विस। क्यों? वो ऐसा बोलेंगे, स्टेट वाले क्या बोलेंगे, ये तो गुड्स है। सेंट्रल बोले नहीं ये गुड्स नहीं है, ये क्या है? सर्विस है। क्यों? वो सर्विस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका सर्विस टैक्स आता है। स्टेट वाला गुड्स क्यों बोलेगा? क्योंकि उसका वैट का रेवेन्यू आता है। तो इन सब में फंसेगा कौन? इस सब में कौन फंसेगा? तो जो टैक्स पेयर होगा वही फंसेगा। तो बाद में सबको पता चला कि यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा क्लैश है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके बिजनेस करने से पहले सोचता था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि काम करते हैं, ये पूरा जो है इसको रिप्लेस कर देते। बट यहाँ पे आप दिक्कत क्या आएगी पता है? दिक्कत ये आएगी कि अगर हम रिप्लेस करेंगे तो रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्टेट की भी रेवेन्यू है और किसकी रेवेन्यू है? सेंट्रल की भी रेवेन्यू। तो अभी रेवेन्यू जो होगी वो भी तो आधी आधी करनी पड़ेगी ना, बांटनी पड़ेगी या नहीं बांटनी पड़ेगी? हाँ है ना, अग्री करते हो या नहीं? तो अभी इसको हम बांटने के लिए क्या करेंगे, इसको बांटेंगे कैसे? और मान लो कि इसके लिए हमें लिस्ट में तो कहीं तो एंटर करना पड़ेगा। अगर नया लॉ बनाऊंगा, नया टैक्स बनाऊंगा तो उसको मुझे किसी और लिस्ट में तो एंटर करना पड़ेगा ना। तो कौन सी लिस्ट में एंटर करूं? आप बताओ कौन सी लिस्ट में एंटर करूं? ये पूरा मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और जीएसटी लेके आता हूँ और जीएसटी को मैं लिस्ट 1 में डाल देता हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को चलो यहाँ से जाओ, अभी हम आपको पैसा नहीं देंगे। बोले यार ये तो आपने हमारे साथ धोखा कर दिया। अगर मान लो स्टेट में डाल देंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ना दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये कौन सी लिस्ट है? ये कौन सी लिस्ट है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या है? यहाँ पे सिंगल मॉडल है। सिंगल मॉडल मतलब 2 टाइप के मॉडल होते हैं, एक होता है सिंगल मॉडल, एक होता है म्यूचुअल मॉडल, या तो ड्यूल मॉडल भी आप बोल सकते हो। सिंगल मॉडल मतलब यहाँ पे एक ही सरकार टैक्स देती है। लेकिन आपने जीएसटी में देखा होगा, जीएसटी में कौन सी सरकार देती है टैक्स देने वाले? बिल में देखा होगा सी भी होता है और एस भी होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला ये तो आर्टिकल ही गलत हमने ले लिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला बनाओ नया आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल बना दिया उन्होंने? 246A। तो आर्टिकल 246A में किसकी बात हुई? जीएसटी की बात हुई है। समझ में आ रहा है? और जो जीएसटी का इंडिया में जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? एक्सक्लूसिव मॉडल है या ड्यूल मॉडल है? ड्यूल मॉडल। क्यों ड्यूल मॉडल है? दोनों गवर्नमेंट आएगी ना। समझ में आ गया?
आप स्टेट को ऐसे थोड़ी ना सेट असाइड कर सकते, बोले भागो इधर से, कोई पैसा आपको मिलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। आगे समझ में सबको? ठीक है। अभी आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इनकम टैक्स ही चार्ज करती है कि और भी टैक्सेस होंगे? और भी तो टैक्सेस होंगे ना, कि सिर्फ इनकम टैक्स हो गया और अपना बस सेटिस्फाइड हो गया अपने? मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर जब स्टार्ट हुआ तब मैंने आपको क्या बताया? अगर मान लो गवर्नमेंट को पूरी कंट्री चलाने के लिए 10 लाख करोड़ चाहिए, मान लो एक्स अमाउंट में लेता हूँ, तो उसमें से 3.5 लाख करोड़ कहाँ से आते हैं? टैक्स से आता है। 35% रेवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। बाकी का अदर रेवेन्यू, ये जो लाइसेंसिंग वगैरह देते हैं टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी में, फिर अदर जो लाइसेंसिंग इश्यूज होते हैं उसमें से उनकी रेवेन्यू सेट होती है। तो अभी जो लिस्ट नंबर 1 है दोस्तों, उसके अंदर अलग अलग लिस्ट उन्होंने, मतलब अलग अलग एंट्रीज बना रखी है। उसमें से एक एंट्री जो है वो कौन सा एंट्री है? एंट्री नंबर कौन सा है? 82, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है? उसमें लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन क्या? इनकम अदर देन विच इनकम? अदर देन विच इनकम? एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आ गया ना? इसका मतलब ये होता है कि ये किस लोग, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? अगर इसको लेमन टर्म्स में मैं लिखूं तो ये किसकी बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो अगर आपको कोई ऐसा पूछता है जेनेसिस ऑफ इनकम टैक्स कहाँ पे, आपको पता ही नहीं, मान लो कि फ्यूचर में 5-10 साल के बाद जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो और आपको अच्छा खासा नॉलेज है टैक्स का, बट आपको ये तक नहीं पता है कि एंट्री नंबर 82 किसका है। और मान लो कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो तो ऐसे नहीं स्टार्ट करेगा ना कि इनकम टैक्स एक्ट में हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। वो तो सीधा क्या बोलेंगे? उनको तो सेक्रेटरी ने पकड़ा दिया होता है चिट्ठी, बोले जाके बोल रहे हैं आपको। समझ में आ गया? पार्लियामेंट में आके बोल रहे हैं कि एंट्री नंबर 82 हम चेंज करने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे थे, बोले छोड़ो कुछ होगा और तो क्या, और पीछे इनकम टैक्स की बुकें भरी पड़ी हुई है, एक्ट का एक्ट लगा रखा है आपने, और फिर उन्होंने बोला एंट्री नंबर 82। ठीक है, आपने तो उसको ध्यान दिया नहीं। फिर शाम को क्लाइंट के, मतलब क्लाइंट के क्या आ रहे हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं, बोले सर ये चेंज हो गया। बोले क्या चेंज हो गया? बोले एंट्री नंबर 82 चेंज हो गया। तभी क्या करोगे? मैंने काफी सीए में देखे जिनको ये तक नहीं पता होता है कि कस्टम्स का कौन सा एंट्री, इनकम टैक्स का कौन सा एंट्री, उनको ये तक नहीं पता होता कि जीएसटी कौन से आर्टिकल में चार्ज होता है। समझ में आ गया ना? तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि ये तो बहुत एडवांस हो गया सर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एंट्री नंबर 82 किसका है। क्योंकि आप सुनना, मान लो अभी जो बजट आएगा, फरवरी में जब बजट आएगा, तब आप ध्यान से सुनिएगा, जो फाइनेंस बिल वो प्रपोज करते हैं, तो फाइनेंस बिल जब भी प्रपोज करते हैं ना, तो वो कभी भी लेमन टर्म्स यूज नहीं करते। उनके सिर्फ यही होते हैं, वी आर गोइंग टू चेंज एंट्री नंबर 82, उसमें ये पार्ट, इसमें ये शेड्यूल हमने क्या किया है, चेंज किया है। तो वो जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ये टर्मिनोलॉजी आपको क्या करनी है, यूज करनी है। ठीक है, तो जेनेसिस ऑफ इनकम टैक्स आपको एंट्री नंबर 82 में मिलेगा। कौन सा लिस्ट है? यूनियन लिस्ट है या स्टेट लिस्ट है? यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट शेड्यूल नंबर कौन सा है? 7, और उसमें भी आर्टिकल कौन सा है? 246। आ गया समझ में? तो अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रंथ आपके पास आ जाता है और अगर आपको इनकम टैक्स ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे? इस तरह से ढूंढोगे। याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए, फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अभी हम बात करते हैं किसका, हमें स्टडी किस चीज की करनी है? इनकम टैक्स एक्ट की स्टडी हमें नहीं करनी है। हमें किसका स्टडी करना हुआ है? हमें करना है डायरेक्ट टैक्स लॉ का। तो दोस्तों ये जो डायरेक्ट टैक्स लॉ होता है उसके कुछ क्या होते हैं, कुछ क्या होता है कंपोनेंट्स है जिसकी हमें स्टडी करनी है। वो कौन से कंपोनेंट्स है? देखिएगा सब लोग यहाँ पे, सबसे पहले जो हमें स्टडी करना पड़ेगा वो क्या होगा? कौन सा एक्ट स्टडी करना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंटरमीडिएट लेवल पे सिर्फ आपकी इसकी स्टडी होती थी, ठीक है ना, इनकम टैक्स आपने पढ़ लिया। अभी फाइनल लेवल पे क्या एडिशन होता है, तो पहले एक्ट तो आपको पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा होगा आपके एग्जाम के लिए वो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? टैक्स रूल्स पढ़ने पड़ेंगे,
कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, क्या पढ़ने पड़ेंगे, रेगुलेशन। अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम इसका एक सेशन रखते हैं, ठीक है ना। मैं एडवाइस सबको नहीं करता हूँ, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। कौन सा, इंटरप्रिटेशन रूल्स। इंटरप्रिटेशन रूल्स मतलब क्या होता है कि आपको लैंग्वेज को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। जैसे आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हो तो काफी सारे वर्ड आते हैं, जैसे प्रोवाइडेड, नॉटविथस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट, टू दैट, ऐसे सब वर्ड्स आते हैं कि नहीं आते। तो उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है उसके लिए एक अलग से सेशन हम लोग रखते हैं। जनरली मैं सबको एडवाइस नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काफी हाई लेवल हो जाता है। उसमें काफी सारे रूल्स है, मिसचीफ रूल्स है, ओके, देन फिर लिबरल इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन, वो सारे रूल्स उसके अंदर है। बट आई बेट कि अगर आप वो लेक्चर अटेंड करोगे तो क्लैरिटी जो होगी ना डीटी की, वो एकदम क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा लेवल की होगी। समझ में आ गया ना। आप कभी भी टैक्सेशन के अंदर ना क्वेश्चन सॉल्व मत करो, आपको किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रोविजन के ऊपर आपको ध्यान देना है। प्रोविजन के ऊपर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हम कोई अकाउंट्स नहीं कर रहे जिसमें हमें क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हमें लॉ पढ़ना है और फिर उसके ऊपर हमें जो भी पर्टिकुलर केस स्टडी हमें दे रखा है उसके ऊपर हमें रिएक्ट करना है, ओके। तो इंटरप्रिटेशन रूल्स हम बाद में जब बेसिक्स खत्म होगा हमारा, उसके बाद एक सेशन हम रखते हैं जनरली, ठीक है। इट इज ओपन फॉर ऑल। टैक्स रूल्स एंड आपको क्या पढ़ना है, रेगुलेशन। फिर आपको क्या पढ़ना है, नोटिफिकेशन, एंड कुछ हद तक आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, सर्कुलर आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड लास्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कोर्ट के क्या पढ़ने, डिसीजंस पढ़ने। इस बार तो उन्होंने पूछा ही नहीं, फाइनल के एग्जाम में एक भी केस स्टडी था ही नहीं, ठीक है ना। दूर दूर तक कोई केस स्टडी नजर नहीं आया। बट जो पहले एग्जाम होती थी उसमें 4 केस स्टडी वो लोग फिक्स पूछते थे 20 मार्क्स के। समझ में आ गया ना। तो ये जो एग्जाम अभी गई, इसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसको बेस लेके हम सब कुछ आगे का इग्नोर करेंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें दोनों को मिक्स करके पढ़ना है, पुराना वाला भी मिक्स करना है। ऐसे पुराना मतलब कंटेंट तो सारा एक ही है, तो हमें पुराना वाला भी देखना है और नया वाला भी देखना है। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी यही पेपर स्टाइल रहेगी, ऐसा तो है नहीं। आगे समझ में। तो देखो 5 चीजें हैं। क्या है, पहला याद रखिए क्या पढ़ना है आपको, एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट, ठीक है। जो भी होगा वो हम देखेंगे, अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। आज के लेक्चर में मटेरियल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आपको सिर्फ सुनना है और बाद में जब भी आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आपको पूछना है। फिर थर्ड आपको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स के कुछ रूल्स है। रूल्स अलग अलग शेड्यूल्स में दे रखे हैं आपको कि क्या क्या रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। जैसे आपने एक रूल का शायद नाम सुना हो, इंटरमीडिएट में आपने गलती से वो रूल देख लिया हो, मैंने शायद बताया भी हो आपको। सिर्फ एक ही बता देता हूँ कि सर ये रूल्स क्या होता है। रूल्स तो मतलब जो प्रोविजन लिखा है वो भी रूल ही तो है, ऐसा नहीं होता। आपने सुना ये रूल सुना है गार रूल्स। बोले सर ये तो पहली बार सुना, आपने अभी बताया। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, किसी ने सुना है ये गार रूल्स क्या होता है? अभी कोई पूरा नाम बताएगा? नहीं नहीं, जो लोग ये सोच के, मतलब मान लो कि एक दो जने हैं जो लेक्चर अटेंड करने नहीं आए, वो लोग ये सोच के नहीं आते, बोले बेसिक्स तो बेसिक्स होता है, पर बाद में प्रॉब्लम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इन माय ओपिनियन इनकम टैक्स में क्या होता है, बेसिक्स। चाहे वो जीएसटी हो या फिर क्या हो, इनकम टैक्स हो। बताओ क्या है, पता है गार रूल्स क्या है? पहले तो इसका मैं नाम पूरा बताया, तो ये कौन सा है, इस रूल का पूरा नाम क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। 3 से 4 मार्क्स में पूछते थे वो पहले, इस बार तो मेरे ख्याल से उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स मतलब, आपको पता है व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन?
टैक्स इवेजन मतलब क्लियर कट चोरी किया आपने टैक्स। अवॉइडेंस मतलब आपने चोरी नहीं की, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को आर्टिकुलेट किया, उसका मिसयूज किया और उसमें से टैक्स की क्या की आपने, चोरी तो नहीं बोल सकते, मॉरल ग्राउंड पे आप चोरी बोल सकते हो, मॉरल ग्राउंड पे तो बोल ही सकते हो, गलत तो किया ना आपने, आपने लॉ के लूफहोल्स को यूज किया और उसके बाद आपने अगर टैक्स को अवॉइड किया तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। However, there is no punishment for the tax avoidance. However, there is a punishment for the tax evasion. वो हम बाद में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो अभी क्या होता है, आप टैक्स को क्या करते हो, अवॉइड करते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिए, रूल्स बना दिए। तो अभी अवॉइडेंस को मुझे काउंटर करना है तो उसके लिए आगे का क्या वर्ड लगाना पड़ेगा, एंटी वर्ड लगाना पड़ेगा ना, इसलिए उन्होंने क्या लगाया, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो सर कोई एग्जाम्पल हो जाता तो बात सही रहती। मैं इंटरमीडिएट का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने इंटरमीडिएट लेवल पे एक सेक्शन किया होगा, मे बी आपको नहीं पता होगा, सेक्शन 50C। जो सबको पता होगा वही मैं बताने जा रहा हूँ, सेक्शन 50C। तो सेक्शन 50C में क्या होता है कि जब भी आप कोई कैपिटल असेट, ध्यान से सुनिएगा, जब भी दोस्तों आप कोई कैपिटल असेट को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, और स्पेसिफिकली कौन से नेचर की कैपिटल असेट, कौन से नेचर की होती है, इमूवेबल नेचर की कैपिटल असेट आप ट्रांसफर करते हो। तभी आप सब लोगों को भी पता है दोस्तों कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हम बेचते हैं तो उसमें ब्लैक का भी कंपोनेंट होता है, ब्लैक मतलब कैश का भी कंपोनेंट होता है और चेक का भी कंपोनेंट होता है ना। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, मिस्टर एक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, उन्होंने अपना एक कमर्शियल प्रॉपर्टी था, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो था वो उन्होंने कितने में ट्रांसफर किया, तो वो उन्होंने ट्रांसफर किया 30 लाख में, 30 लाख में बेच दिया, ठीक है। अभी ये तो ऑन पेपर वाली बात होगी, ऑन पेपर मतलब चेक में लिया। कोने में एक और मीटिंग हुई थी अलग से, उसमें उन्होंने टोटल कितना लिया है, टोटल कितना पैसा लिया है, 1 करोड़ रुपए लिया हुआ है, मतलब बाकी का 70 लाख रुपीस किस में लिया होगा, कैश में लिया होगा। गवर्नमेंट ने बोला आपने तो हमें कितना दिखाया, 30 लाख रुपीस ही दिखाया। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि हमारी एक और अथॉरिटी भी है, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी को आपने बेचा है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 65 लाख एज पर द स्टैम्प अथॉरिटी, मतलब जो एक और लॉ है, ठीक है। तो स्टैम्प अथॉरिटी के मुताबिक इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना है, 65 लाख, और उस प्रॉपर्टी को आपने कितने बेचा, 30 लाख। तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि आपने टैक्स को क्या किया है, अवॉइड किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, याद करो इंटर में क्या करते थे आप, अभी हम क्या एक्चुअल 30 लाख रुपए को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, सेल कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी। तो इस केस में आपका टैक्स पर्पस के लिए एफबीसी कितना होगा, 65 लाख। तो सर वो 35 लाख तो अनटैप रह गया ना, 35 लाख मतलब 1 करोड़ लिया था, उसमें 65 तो आपने रिपोर्ट करवा दिया, 35 लाख रुपए अनटैप रह गया। उसका भी तरीका है, वो मैं बाद में बताऊंगा। कभी मान लो सर्च हो गया उसके यहाँ पे और 35 लाख मिल गया, बोले कहाँ से आया बताओ, तो हम क्या करेंगे उसका हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए हमारे पास एक स्क्रीनिंग पर्टिकुलर सेक्शन ये है कि हम कितना टैक्स ले सकते हैं, कितने पे ले सकते हैं, तो कितने पे लेंगे, 65। तो ये सेक्शन किस में से बना है, ये सेक्शन बना किस में से, कौन से रूल में से बना है, ये जो रूल है ना, कौन सा रूल है, गार रूल्स। ऐसे टोटल 19 सेक्शंस हैं, 19 रूल्स हैं जिसमें गार रूल क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। आपको समझ में आया रूल क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। हमारा काम क्या है, ये रूल क्या करते हैं, ये रूल का काम क्या है, जहां पे पॉसिबल टैक्स अवॉइडेंस के स्कोप है उसको जाके ये क्या करता है, काउंटर करता है। आ रहा है ना समझ में, ठीक है ना। वो गिफ्ट वाला आपने देखा होगा IFOS में कि अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का क्या मिलता है, गिफ्ट, तो वो टैक्सेबल होता है। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ गार रूल्स। समझ में आ गया ना, जो इंटरमीडिएट लेवल के थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी के हाथ में आएंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रूल्स भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, रेगुलेशन। फिर क्या पढ़ना है आपको, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। आई होप आप सब लोगों को पता होगा नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है। नोटिफिकेशन मतलब अगर गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं, थ्रू कैसे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन।
क्योंकि हर चीज को चेंज करने के लिए तो पार्लियामेंट को नहीं बुला सकते ना, तो पार्लियामेंट को नहीं बुला सकते तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन से जाना पड़ेगा। सर्कुलर का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, सर्कुलर मतलब क्या होता है, सर्कुलर मीन्स नॉट द चेंज बट इट इज ओनली अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द अथॉरिटी। आ रहा है समझ? सर्कुलर कौन इश्यू करता है, नोटिफिकेशन कौन इश्यू करता है, वो थोड़ी देर में हम आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, कोर्ट मतलब कौन सा कोर्ट का डिसीजन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। देखो टैक्सेशन का जो पेपर होता है ना दोस्तों, मैंने जितना 10 साल में एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो सीए का हो या सीएमए का हो, 100 मार्क्स के नंबर में से 30 नंबर का पेपर टफ होता है, बाकी के 70 मार्क्स का हम ऐसा बोल सकते हैं मॉडरेट होता है, एंड 70 में से भी आप 30-35 मार्क का पैसा ले सकते हो कि इजी होता है। बट स्टूडेंट को क्या नजर आता है, वो जो 30 मार्क का टफ आया ना वो पहले नजर आ जाता है। एंड इट इज अ जनरल माइंडसेट, यू आर नॉट एबनॉर्मल। ये क्या होता है, जनरल माइंडसेट होता है कि हमें वो 30 नंबर का पहले नजर आता है जो टफ है। तो पूरे सिलेबस के अंदर जहां तक हमारा डीटी का सिलेबस खत्म नहीं होता है, मेरा टारगेट वो 30 मार्क्स के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। 70 मार्क्स पे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर वो जो टफ 30 मार्क्स का आता है ना, उसके ऊपर हमारा टारगेट होगा कि इसको हम किस तरह से टैकल करें, क्योंकि वो टफ चीज जो होगी वो आपको इजी तो लगनी चाहिए ना, कि हाँ ये हमने देखा हुआ है। जैसे वो गार वाला मैंने आपको बताया, नॉर्मली गार वाला जो डिस्कशन होता है वो लास्ट में होता है जब डीटी खत्म होता है, और वो भी 1-2 घंटे में खत्म हो जाता है, ऐसा होता है। बट अपने ऐसा नहीं करेंगे। तो सर कोर्ट डिसीजन मतलब कौन से कोर्ट के डिसीजन होते हैं, एक कौन सा होगा, हाई कोर्ट, और दूसरा कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट। अभी आपको जो डिसीजन पढ़ने हैं वो किसके पढ़ने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पढ़ने, हाई कोर्ट के डिसीजंस आपको पढ़ने नहीं। समझ में आ गया ना मैं क्या बोलूं, एग्जाम में ज्यादातर वो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कौन से डिसीजंस होते हैं, जो किसके होते हैं, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट के डिसीजन को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन ओवररूल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो मान लो हाई कोर्ट ने कुछ और बोला है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकते हैं, ओवररूल कर सकते हैं। बट ध्यान से सुनना होता मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं एज अ एसएससी अहमदाबाद जुरिस्डिक्शन में आता हूँ, तो गुजरात हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया होगा वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा ना, वो मुंबई के किसी टैक्स पेयर को एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आप लोग याद रखें। समझ में आ गया। तो मान लो असेसिंग ऑफिसर जो है, असेसिंग ऑफिसर ने आपको कोई असेसमेंट नोटिस दिया हुआ है, और नोटिस के पीछे का कारण क्या है कि गुजरात हाईकोर्ट ने कुछ बोला है, तो बीइंग एज अ प्रोफेशनल आप कैसे रिप्लाई करोगे, गुजरात हाईकोर्ट ने बोला हुआ है कैसा है, और उस बुनियाद के ऊपर और उस बेसिस के ऊपर आपको नोटिस दिया गया है असेसिंग ऑफिसर की तरफ से। तो बीइंग एज अ प्रोफेशनल आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, क्या वो नोटिस वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया, आप जिस जुरिस्डिक्शन में हो उस जुरिस्डिक्शन में हाईकोर्ट का डिसीजन के बेसिस पे आपको नोटिस आ सकता है। बट क्या मुंबई में बैठा हुआ है या बेंगलोर में जो जिस जुरिस्डिक्शन में असेसिंग ऑफिसर बैठा हुआ है, क्या वो गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन को बेस लेके नोटिस दे सकता है, नहीं। वो कर्नाटका हाईकोर्ट या महाराष्ट्र हाईकोर्ट या मुंबई हाईकोर्ट के बेसिस के ऊपर वो नोटिस दे सकता है। बट मान लो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा तो फिर वो तो इंडिया में आप किसी भी जगह पे दे सकते हो। समझ में आ गया। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट के डिसीजन को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। हाई कोर्ट के डिसीजन को अप टू व्हाट एक्सटेंट आपको कंसीडर करना है वो आपको देखना पड़ेगा। एनी डाउट्स, कोई डाउट अभी तक हो तो पूछ लो। मैंने सिर्फ आपको बताया कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स लॉ में हम कंपोनेंट्स ये हमारे होंगे, इनकम टैक्स पहले होगा, फिर फाइनेंस एक्ट होगा, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, नोटिफिकेशन सर्कुलर होगा, एंड लास्ट में क्या होगा, कोर्ट के डिसीजंस। एक कोर्ट का डिसीजन मतलब होता क्या है, कोर्ट के डिसीजन जो हम आगे पढ़ते हैं उसी में से होते हैं। कोई मैटर डिस्प्यूट में चला गया उसके रिलेटेड कुछ होगा। अभी तक कोई डाउट है दोस्तों, ऑनलाइन वाले बच्चों तो पूछ लो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको कौन सा रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट पढ़ना है।
सो आप सब लोगों का एग्जाम कब है? जून 2022 या तो दिसंबर 2022 में होगा, ऐसा मान लो। तो सर हमारा तो बाद में है, तो उसका भी मैं बताता हूँ, ठीक है? उसका क्या होगा, जून 2022 है या तो दिसंबर 2022 में अगर आपका एग्जाम है, तो जो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट आपकी एग्जाम के लिए होगा वो कौन सा होगा? फाइनेंस एक्ट 2021। समझ में आया? ये जो अभी एग्जाम खत्म हुई दिसंबर 21 वाले, उसमें फाइनेंस एक्ट 2020 था, ठीक है? अभी आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा? फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर तो अगर सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एग्जाम में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो ना, उसके अगले साल वाला फाइनेंस एक्ट आएगा, इतना याद रख लो, ठीक है? ऐसा मत करना कि हर बार एग्जाम देनी है, एग्जाम देके पास भी तो होना है ना। ठीक है, तो अगर मान लो 2023 में किसी का एग्जाम आता है, तो आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा? 22। 24 में आता है तो 23। तो सर ये तो आप रट्टा मरवा रहे हो। देखो अभी क्या होता है, जून 2022 में जब आप एग्जाम दोगे, तो लेटेस्ट मार्च कौन सा खत्म हुआ होगा? लेटेस्ट मार्च, मार्च 22 होगा लेटेस्ट जो मार्च होगा वो। अभी आप सब लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है? मार्च में खत्म होता है। तो मार्च 22 खत्म हुआ होगा, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ होगा? अप्रैल 21 से स्टार्ट हुआ होगा। तो ये कौन सा ईयर हुआ? ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? तो ये हुआ प्रीवियस ईयर 21-22। और आपके लिए असेसमेंट ये कौन सा होगा? 22-23। ये आपके एग्जाम के लिए होगा। तो सर क्यों हमें जून 2022 में फाइनेंस एक्ट 2022 नहीं पूछा जाता? तो थोड़ा आप अपने दिमाग से सोचो कि क्यों नहीं पूछा जा सकता। अभी प्रैक्टिकली फाइनेंस एक्ट 2022 अभी तक आया है, वी आर इन द दिसंबर 21। फाइनेंस एक्ट 2022 आएगा कब? पहले एक्ट बनाने के लिए उनको बिल लाना पड़ेगा। तो बिल कब आएगा? फरवरी 2022 में। तो फरवरी 2022 में बिल आया, उसके बाद उसको एक्ट बनने में भी टाइम लगता है। तभी बिल आया 2022 में, फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमें बैच कब से स्टार्ट करनी पड़ेगी? मार्च से करनी पड़ेगी ना। और खत्म कब करनी होती है? अप्रैल के आसपास खत्म करनी होती है। तो ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई सिस्टम। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम में प्रैक्टिकली आप फाइनेंस एक्ट 2022 पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंस एक्ट मान लो अगर मैं बात करूं FA 2022, तो FA 2022 के लिए ईयर कौन सा होगा? 22-23 होगा। और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 23-24। मतलब जिन लोगों की एग्जाम जून 23 या दिसंबर 23 में है, उनके लिए ये वाला फाइनेंस एक्ट होगा। समझ में आ गया ना? तो अभी मान लो जब मैं जून 2022 में एग्जाम दे रहा हूं, तो मार्च 23 खत्म हुआ होगा क्या? मार्च 23 खत्म हुआ होगा? नहीं। और रूल ये बोलता है, इंस्टीट्यूट की एग्जाम का रूल ये बोलता है कि जब भी आप टैक्सेशन का पेपर पूछते हो, तो जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर खत्म हुआ होता है, उसी ईयर का आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो कौन सा ईयर खत्म हुआ होगा ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन? प्रीवियस ईयर 22-23 खत्म हुआ होगा कि 21-22 खत्म हुआ होगा? 21-20। आ गया समझ में? एंड प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया ना, जो नया फाइनेंस एक्ट 2022 आएगा, वो प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेट करना हमारे एकेडमिक्स में वो क्या है, पॉसिबल नहीं है ना। वी हैव टू वेट टिल Feb 2022। समझ में आ गया? अभी आप सब लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं 1-2 मिनट में आपको बता देता हूँ, ठीक है? जिन लोगों को शायद ना पता हो, तो ये जो फाइनेंस एक्ट होता है, तो एक्ट जो होता है वो पहले कौन से फॉर्म में आता है? वो कौन से फॉर्म में आता है? बिल के फॉर्म में आता है। तो जो फाइनेंस बिल होता है, मतलब बिल का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ क्या होता है, एक वन काइंड ऑफ प्रपोजल होता है। अब ये कब आता कब है? तो आप सब लोगों को पता है कि ये कब आता है, फर्स्ट डे ऑफ फेब। कब आएगा? हर साल 1 फरवरी को आता है, ठीक है ना? हर साल आता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी नहीं आएगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि फाइनेंस बिल तो एवरी ईयर आता है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। लेकिन आप सब लोगों को ये भी पता होगा साथ में, ठीक है, कि इसका एक एक्सेप्शन होता है। पता है किसी को एक्सेप्शन? वेरी गुड। अगर मान लो कि कंट्री के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, तो इलेक्शन वाला जो ईयर होता है, मतलब इलेक्शन वाला ईयर कौन सा होगा? 2024। तो उसका जो फाइनेंस बिल आएगा वो आफ्टर क्या आएगा?
आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार एक बार बन जाएगी उसके बाद आएगा। मतलब मई 20 मतलब 2024 का जो इलेक्शन होगा वो मई 24 में होगा, ठीक है। मतलब अप्रैल से स्टार्ट होता है, मई तक मिड तक चलता है, एंड अप्रोक्स मई एंड तक रिजल्ट भी आ जाता है और पता चल जाता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। समझ में आ गया ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे, ठीक है ना, तो वो जो बिल होगा वो कब आएगा, सरकार बन जाएगी उसके बाद। तो नॉर्मली जो 2024 का फाइनेंस बिल होगा वो कब आएगा, जुलाई 2024 में आता है, 1 जुलाई को आ जाता है। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि आप सीए में बनोगे तो आपको पता होना चाहिए 2024, 29, 34, 39, 44 ये जो ईयर होते हैं जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उस ईयर का फाइनेंस बिल सरकार बन जाएगी उसके बाद आएगा। उसके पीछे का कोई विशेष कारण, किसी का पॉलिटिकल दिमाग होगा तो वो बता सकता है। उसके पीछे का विशेष कारण ये है कि अगर मान लो फाइनेंस बिल अगर हम फरवरी में लाने देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, दे आर ट्राइंग टू यूज द फाइनेंस बिल एज अ पॉलिटिकल टूल। समझ में आ गया। फाइनेंस बिल को इतना पब्लिकली फेवर कर देंगे कि जनता ऐसा मानेगी कि सरकार तो हो तो ऐसी होनी चाहिए, अदरवाइज ना हो। तो वोट बैंक हो गया ना उनके लिए। क्या हो गया, वोट बैंक हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको कब आना है, हम बोलेंगे तब आपको आना है, ठीक है। तो वो कब आएंगे, फाइनेंस बिल लेके कब आएंगे, सरकार बना दो उसके बाद आ जाओ। हाँ, उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस में इंटरिम बिल लाना पड़ता है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, धीरे धीरे जाते हैं। अभी तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। समझ में आया। फाइनेंस बिल प्रपोज होता है, कौन लेके आता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। देखा होगा ना आपने, वो लाल कलर का बैग होता है, ठीक है ना। फिर वो शुरू हो जाते हैं, वो शुरू होते हैं, फिर सामने वाले उधर से शुरू होते हैं। फिर देखने का नहीं सामने कौन है, अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो वो पढ़ के फिर चले जाते हैं। अभी फाइनेंस बिल जो होता है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, फाइनेंस बिल का कोई रोल नहीं होता है, जो रोल होगा वो किसका होगा, फाइनेंस एक्ट का होगा। तो फाइनेंस एक्ट जो होगा वो बनता कैसे, तो बिल प्रपोज होगा, बिल दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में क्या होगा, उस पर चर्चा होगी, अगर सबको आती होगी तो तो उसके ऊपर चर्चा होगी, एंड देन फाइनली उसके ऊपर क्या आएगा, प्रेसिडेंट का क्या आएगा, एसेंट आएगा। वंस द प्रेसिडेंट एसेंट रिसीव्ड, देन द पर्टिकुलर बिल इज अवेलेबल इन द विच फॉर्म, एक्ट के फॉर्म में। क्योंकि कोई भी, मैंने जो बताया ना, आर्टिकल 265 में क्या लिखा है, पहली लाइन ही हमने क्या बोली, नो टैक्स शैल बी लेवी और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो वेदर द एक्ट, सॉरी, वेदर द बिल इज द लॉ, नहीं, लॉ का पार्ट क्या है, लॉ का पार्ट एक्ट है। तो वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, एक्ट के फॉर्म में। बिल के फॉर्म में होगा तो नहीं चलेगा। वो मैं बाद में बताऊंगा जब आएगा तब, कि मान लो कि कभी ऐसा होता है कि बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्या हुआ, बिल एक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, पार्लियामेंट में उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो फिर क्या करेंगे, वो बाद में आएगा। पर ऐसा कभी भी हिस्ट्री में बना नहीं है कि जो लॉ होता है, सॉरी, बिल जो होता है वो एक्ट में कन्वर्ट ना हुआ हो, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंस एक्ट 2021 वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, नाउ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मैंने आपको बता दिया, कौन सा याद रखोगे आप, 21 कौन सा है, 21, 22 एंड 22, 23। क्लियर हो गया ना। अभी हम बात करते हैं दोस्तों किसका, इनकम टैक्स। तो ये दो वर्ड को मैं सेपरेट करता हूँ, ध्यान से सुनना। ये दो वर्ड को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। एक हो गया आपका क्या, टैक्स, और दूसरा आपका क्या हो गया, इनकम। तो हमें क्या समझना क्या है, हमें इनकम को भी समझना है और हमें किसको समझना है, टैक्स को भी समझना है। तो ये जो इनकम होता है, इस इनकम को हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनकम को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या दे रखा है आपको, इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन मान लो कि आपने इनकम को कैलकुलेट कर लिया, पर इनकम को कैलकुलेट करने के बाद उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाने पड़ेंगे दोस्तों, टैक्स रेट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे आपकी 15 लाख रुपए सैलरी इनकम है, तो 15 लाख थोड़ी ना टैक्स देना है, सैलरी में से कुछ
टैक्स आपको पे करना है ना, तो टैक्स रेट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो टैक्स रेट्स आपको इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेंगे, वो टैक्स रेट्स आपको कहाँ मिलते हैं दोस्तों? कौन से एक्ट में मिलते हैं? फाइनेंस एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो एक हिस्टोरिकल लॉ बोल सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको इनकम का क्या करना होता है? कैलकुलेशन। लेकिन जो पर्टिकुलर टैक्स रेट्स होंगे वो कहाँ पे मेंशन होंगे? फाइनेंस एक्ट। मान लो फाइनेंस एक्ट में मेंशन नहीं है, तो वो जो पुराने वाले जो टैक्स रेट है वही हमें मल्टीप्लाई करना है। फाइनेंस एक्ट में जरूरी नहीं कि सारे टैक्स रेट्स आपको दिए, वो कुछ जो टैक्स रेट्स उन्होंने चेंज किए हैं या जो उन्होंने ऐड किए वही हमें कंसीडर करना है। समझ में आ गया ना? तो इनकम टैक्स किस में काम आता है? टैक्स का कैलकुलेशन के लिए कि सिर्फ इनकम के कैलकुलेशन के लिए? इनकम। बट जब भी फाइनेंस एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो किसके लिए काम आता है? टैक्स रेट्स के लिए। तो कोई बता सकता है टैक्स रेट्स कितने टाइप के होते हैं इनकम टैक्स में, अगर किसी ने सुना हो, पढ़ा हो तो? चलिए बताइए, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं। टैक्स रेट्स ओके, स्लैब रेट्स एंड स्पेशल रेट्स। ओके, वेरी गुड। और कुछ नहीं पता? कोई बात नहीं। पहला होता है इनकम टैक्स रेट्स, एंड दूसरा कौन सा होता है? कौन से रेट्स होते हैं? टीडीएस। ये दो रेट आपको देखने होते हैं। तो फाइनेंस एक्ट में कौन से रेट्स आपको दिए होंगे? अलग अलग पार्ट होते हैं फाइनेंस एक्ट के लिए, तो उसमें आपको क्या दे रखे रखे होंगे? इनकम टैक्स के रेट्स, और दूसरा क्या होता है? टीडीएस के रेट्स। अभी आपने जो बताया ना इनकम टैक्स, जो स्लैब आपने बताया, स्लैब रेट्स एंड स्पेशल रेट्स, वो इनकम टैक्स रेट का एक पार्ट है। ठीक है, वो टाइप्स ऑफ टैक्स नहीं है। तो अगर इनकम टैक्स में बात करूं तो इनकम टैक्स में भी दो टाइप के होते हैं इनकम टैक्स रेट्स में। एक कौन सा होगा? स्लैब वाला, या तो आप उसको क्या बोल सकते हो? नॉर्मल टैक्स रेट्स। तो सर ये क्या होता है? अभी नॉर्मल टैक्स रेट मतलब आपको पता होगा कि कोई कंपनी होती है तो उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगता है? 30। कुछ कुछ जगह पे कम भी लगता है। उसके रिलेटेड कुछ सेक्शन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो मैं अभी लिख देता हूँ। दैट इज सेक्शन 115BAA, एंड कौन सा है? BAB। अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, वो हम बेसिक्स में ही उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म पे कितना टैक्स लगता है? 30%। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो स्लैब होता है, आपको भी पता होगा। तो स्लैब में भी आपको ये भी पता होगा कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। सीनियर सिटीजन होगा तो 3 लाख तक नहीं लगता है। सुपर सीनियर सिटीजन तो 5 लाख तक नहीं लगता है। फिर उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम भी लाया हुआ है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम मतलब वो आपको दे रखा है सेक्शन 115BAC के अंदर। ठीक है, जिसमें आपको कोई बेनिफिट लिए बिना आपको टैक्स क्या करना है? पे करना है। ठीक है, फिर नॉर्मल वाला स्लैब होता है कि अप टू 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं करना है, पे नहीं करना है। फिर 3 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। वो अलग अलग टैक्स के रेट्स। तो ये कौन से टैक्स रेट्स है? इसको हम कौन से टैक्स रेट बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मल। इसको आप एक और भी नाम दे सकते हो कि ये कौन से टैक्स रेट है? कौन सा? इसको लेमन नाम दे देते हैं पर्सन बेस्ड टैक्स रेट। पर्सन बेस्ड मतलब पर्सन चेंज हुआ, जैसे कंपनी है तो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी के ऊपर 30% है। चाहे उसके पास बिजनेस इनकम हो, चाहे उसके पास रेंटल इनकम हो, उसको कितना टैक्स देना है? 30%। बट इंडिविजुअल की बात करो, इंडिविजुअल के पास अगर बिजनेस इनकम होगा तो क्या उसको 30 देना है कि उसको स्लैब के मुताबिक देना है? तो कभी कभी आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी पर्सन बेस्ड टैक्स रेट्स होते हैं तो हमें टैक्स रेट्स चेंज करने पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर टैक्स रेट फ्लैट नहीं रहेगा। जीएसटी में रेट क्या? जीएसटी में रेट की दिक्कत नहीं होती, एग्जाम में दे रखा होता है ये रेट है, मल्टीप्लाई कर दो। और मान लो नहीं भी दे रखा है तो भी आप याद तो कर सकते हो। 5, 12, 18, 28 खत्म। अगर कुछ स्पेशल गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, सीन गुड्स है, टोबैको वगैरह, तो उसमें कॉम्पनसेशन सेस लगता है जीएसटी। ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेट में इतना दिमाग हमें नहीं दौड़ाना पड़ता। पर इधर तो क्या याद रखना पड़ेगा? पर्सन बेस है तो ये वाला टैक्स लगाओ। दूसरे जो टैक्स रेट आते हैं दोस्तों, वो कौन से आएंगे? इनकम बेस्ड टैक्स रेट्स। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, इधर हम पर्सन को नहीं देखेंगे,
इधर हम इनकम को देखेंगे और टैक्स रेट डिसाइड करेंगे। तो जैसा आप सब लोगों को पता होगा और आप जो डाइजेस्ट कर सकते हो वही मैं पहले बता रहा हूँ। लॉटरी के ऊपर कितना टैक्स है? 30। तो चाहे इंडिविजुअल को लगे चाहे किसी और को लगे, कितना टैक्स लगेगा? 30। कैपिटल गेन में कुछ जगह पे आपने देखा होगा 10% टैक्स रेट है। मैं सेक्शन अभी नहीं बताता हूँ। कुछ जगह पे कितना टैक्स रेट है? 20। तो चाहे कैपिटल गेन की इनकम कंपनी को ही हो, कुछ जगह पे 15 भी है। तो चाहे मान लो कैपिटल गेन की इनकम कंपनी को ही हो या कैपिटल गेन की इनकम किसी इंडिविजुअल को हुई हो, तो क्या हम ऐसा करते हैं कि टैक्स रेट अलग अलग होंगे? टैक्स रेट कैपिटल गेन पे तो सेम ही है ना? हाँ है ना? तो आप क्या करोगे, आपको इनकम का कैलकुलेशन पहले करना है। फिर जब इनकम का कैलकुलेशन कर लिया, फिर आपको क्या पूछा जाता है? टैक्स का कैलकुलेशन। तो आपको जो इनकम का कैलकुलेशन है उसमें ध्यान रखना है कि उस इनकम के अंदर जो है उसमें ऐसी कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स रेट्स क्या होते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर इनकम को बाइफरकेट करना है और उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो आपको मल्टीप्लाई करके फिर उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी का टोटल करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, प्रोसेस को समझिएगा कि क्या प्रोसेस है। आपने बता दिया टैक्स रेट मतलब एक इनकम टैक्स मतलब स्लैब रेट होते हैं और दूसरे स्पेशल रेट होते हैं। तो वो नो डाउट आपने सही बताया, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि इनकम टैक्स में रेट्स अलग अलग होते हैं, स्पेशल वाले भी होते हैं और स्लैब। और इनकम टैक्स रेट्स अलग होते हैं और टीडीएस के रेट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आ रहा है समझ में? अभी जाते हैं हम टीडीएस पे। सबको पता होगा टीडीएस तो क्या होता है? पता है क्या होता है टीडीएस? टीडीएस का दूसरा नाम पता है किसी को? टीडीएस का दूसरा नाम नॉर्मली फॉरेन कंपनीज या तो फिर आप इंडिया में किसी फॉरेन कंपनी में काम करोगे ना, तो वो टीडीएस नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं विथहोल्डिंग टैक्स। क्या बोलते हैं? विथहोल्डिंग। विथहोल्डिंग मतलब क्या होता है? आपने मुझे सर्विसेज दी 10 लाख रुपए की, प्रोफेशनल सर्विसेज थी, सॉरी, तो उस पर 10% टीडीएस है। तो 10 लाख में से मैंने 10% डिडक्ट करके आपको 9 लाख दे दिया, जीएसटी को भूल जाओ। तो 1 लाख रुपए मैंने क्या कर लिया? टीडीएस डिडक्ट कर लिया। तो ये इंडियन टर्मिनोलॉजी है कि टीडीएस हमने डिडक्ट कर लिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जब सोर्स क्रिएट हुआ उसी पॉइंट पे मैंने टैक्स क्या कर दिया? डिडक्ट कर दिया। फॉरेन कंट्रीज में लाइक यूएसए की बात करो तो वो लोग विथहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं कि हमने आपका टैक्स क्या कर लिया? विथहोल्ड कर दिया। मतलब उतना पैसा हमने आपको नहीं दिया। ऑफ कोर्स वी विल डिपॉजिट दैट 1 लाख रुपीज टू द रेवेन्यू, मतलब डिपार्टमेंट को हम दे देंगे, ताकि आप जब अपना आईटीआर फाइल करोगे तब आप वो 1 लाख रुपए को क्या कर पाओगे? अल्टीमेटली टीडीएस जो होता है वो किसके सामने जाके एडजस्ट होता है? वो तो इनकम टैक्स के सामने जाके ही एडजस्ट होगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इंस्टीट्यूट ने एक बार है ना ये वर्ड यूज किया था, कौन सा वाला? विथ होल्डिंग टैक्स। तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया, बोले ये क्या होता है, ये नया टैक्स है। विथ होल्डिंग टैक्स मतलब कुछ नहीं होता, वो होता क्या है? टीडीएस ही होता है। ठीक है, सो ये ध्यान रहे। नाउ अभी हम बात करें टीडीएस के रेट्स की। सो टीडीएस हर पर्टिकुलर पेमेंट पे नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि टीडीएस जो होता है वो डिडक्ट किसको करना होता है, डिडक्टेबल कब होता है, ठीक है, और उसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो 2 पार्टी होती है, एक तो कौन होता है? डिडक्टर होता है, और दूसरा कौन होगा? डिडक्टी होगा। मतलब इसके बुक्स में क्या है, इसके बुक्स में कोई पेमेंट क्या है? एक्सपेंस है, और डिडक्टी के लिए क्या है? इनकम है। तभी हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे 10 लाख रुपए की सर्विस ली तो वो मेरे बुक्स में एक्सपेंस है, तो आपके बुक्स में क्या बनेगा? इनकम बनेगा या नहीं बनेगा? तो अभी टीडीएस डिडक्ट किसको करना होता है? टीडीएस जो डिडक्ट करना होता है वो डिडक्टेबल किसके हाथ में होता है? डिडक्टर के हाथ में होता है। ओके, और फिर ये जो डिडक्टर होगा उसको क्या इंश्योर करना होता है कि ये जो पर्टिकुलर टीडीएस हमने डिपॉजिट मतलब डिडक्ट किया हुआ है वो हम गवर्नमेंट में क्या करते हैं? डिपॉजिट करवाना है। अभी कब डिपॉजिट करवाना है, कैसे करवाना है, वो बाद में रखते हैं, पर हमें टीडीएस क्या करना है? डिपॉजिट करवाना है, सो दैट वो जो डिडक्टी होगा वो इसका क्या कर सके? टीडीएस की क्या ले सके? क्रेडिट ले सके। नहीं करवाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी वो जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। बट इस तरह से कुछ टीडीएस का मैकेनिज्म वर्क करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी ये तो सर हमें भी पता था, इसमें नया क्या बताया आपने?
मान लो कि मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ पर वो उसके लिए इनकम नहीं है, तो क्या मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है? मान लो आपने मेरे भी यहाँ पे 5 लाख रुपए का पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को किया था जिसमें मुझे 5 लाख रुपए उसको देना था, पर आपने दे दिया, तो क्या मुझे टीडीएस उस पर डिडक्ट करना है या नहीं करना है? नहीं करना है ना। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इनकम नहीं है, वो आपके लिए वन काइंड ऑफ क्या है, रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ना। तो टीडीएस हर पेमेंट पे डिडक्ट होता है कि जो उन्होंने स्पेसिफाई किया उसी के ऊपर होगा, जो उन्होंने स्पेसिफाई किया उसी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। आ रहा है समझ में? दूसरा, टीडीएस जो होता है ना दोस्तों, वो डिडक्टेबल किसके ऊपर होता है? क्या वो डिडक्टेबल इनकम के ऊपर होता है या फिर वो रिसिप्ट के ऊपर होता है? रिसिप्ट से मेरा मतलब है रिसिप्ट या पेमेंट, जो भी आप इसको, तो टीडीएस होता है ना दोस्तों, वो कभी भी इनकम पे नहीं डिडक्ट होता है। वो किसके ऊपर होगा? रिसिप्ट या तो पेमेंट। क्यों सर, ऐसा कैसे? अभी जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तब मुझे पता होगा कि सामने वाले का क्या इनकम होगा? नहीं, मुझे तो क्या कर देना है, ये रेट दे रखा है सरकार ने, मल्टीप्लाई करो और टीडीएस क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। तो मेरा काम तो उतना ही है ना, मुझे थोड़ी ना इनकम के ऊपर डिडक्ट करना है। तो जो टीडीएस के रेट्स होते हैं वो हम किस पे डिडक्ट करेंगे? रिसिप्ट। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, किस पे डिडक्ट करेंगे हम? इनकम पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तब थोड़ी ना मुझे पता होगा कि सामने वाले की क्या इनकम है। हम तो पेमेंट पे ही क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। तो इससे साबित क्या होता है? इनकम टैक्स रेट जो होते हैं वो इनकम टैक्स रेट किस पे लगते हैं? अभी थोड़ा ध्यान से समझना, अभी स्टार्ट हो रहा है। इनकम टैक्स रेट किस पे लगते हैं? इनकम के ऊपर। और टीडीएस के रेट जो होते हैं वो किस पे लगते हैं? पेमेंट्स। तो आप बताओ दोस्तों, इनकम टैक्स और टीडीएस का रेट कभी भी हम सेम रख सकते हैं? अब कभी भी हम सेम रख सकते हैं? अगर मान लो हमने सेम रख दिया तो क्या होगा? मान लो कंपनी है, 30% टैक्स पे करना पड़ता है, तो 30% में टीडीएस डिडक्ट कर दूंगा, कितना लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगा उसको? हाँ या ना? 30% तो उसका मार्जिन भी नहीं होगा जितना आपने टीडीएस डिडक्ट किया, तो 10% करूंगा ना। क्योंकि इनकम टैक्स का जो 30% रेट है वो इनकम पे लगता है, तो 10 लाख में से उसका एक्सपेंस हुआ होगा, माइनस करेगा तब जाके तो इनकम आएगा ना। अभी रिसिप्ट पे आप 30% ले लोगे तो कितना ज्यादा रिफंड देने को आएगा आपको जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो। और टीडीएस में क्या होता है? टीडीएस आपको नियर टू एक्यूरेट कलेक्ट करना होता है। समझ में आ रहा है ना? नियर टू एक्यूरेट मतलब अल्टीमेटली आप क्या कलेक्ट कर रहे हो? टीडीएस के फॉर्म में आप टीडीएस कलेक्ट कर रहे हो या इनकम टैक्स ही कलेक्ट कर रहे हो? इनकम टैक्स ही कलेक्ट कर रहे हो, बट वो आपको नियर टू एक्यूरेट रखना पड़ता है। एक्यूरेट मतलब ज्यादा आपको रिफंड देना ना हो और ज्यादा आपका पेमेंट ना आ जाए। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टीडीएस और इनकम टैक्स के रेट कभी भी सेम नहीं हो सकते। टीडीएस के रेट्स ऑलवेज इनकम टैक्स रेट से आपको कम ही मिलेंगे। क्यों? ज्यादा तो नहीं मिल सकता ना यार। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि टीडीएस का रेट अगर हम ज्यादा रख देंगे तो रिफंड देने को आएगा। हाँ, बट कुछ चीजों में सेम हो सकता है। जैसे कौन सी? लॉटरी। उसमें तो क्या होगा? सेम होगा ना। क्यों? क्योंकि लॉटरी में तो इनकम टैक्स का रेट भी 30 है और टीडीएस में भी आपने देखा ही होगा कितना होता है, 30। क्यों सर, उसमें क्यों सेम रखा? क्योंकि लॉटरी में तो फ्लैट टैक्स लगता है ना, किसी टाइप का कोई खर्चा माइनस नहीं मिलता, इसलिए बोले इसमें तो पहले ही 30 ले लो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हो गया? कितने रेट से? इनकम टैक्स रेट्स और दूसरा कौन से? टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना होता है दोस्तों? टीडीएस आपको डिडक्ट कौन से ईयर में करना होता है? कौन से ईयर में करना होता है? प्रीवियस ईयर। और इनकम टैक्स आपको कब पे करना होता है? असेसमेंट ईयर। अभी थोड़ा ध्यान देना, अभी जो मैं मिक्स करूंगा मे भी समझ ना आए आपको तो पूछ लेना, ठीक है? अगर ये बेसिक्स अच्छे से समझ लिया तो मैंने आपको जैसा बताया आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। टीडीएस हमें कब डिडक्ट करना होता है? प्रीवियस ईयर में। इनकम टैक्स हमें कब पे करना होता है? असेसमेंट। सो कैन आई से कि ये जो टीडीएस की जो आपका क्रेडिट होगा वो अल्टीमेटली आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के सामने जाके एडजस्ट होगा, होगा ना? तो अभी जो टीडीएस के रेट्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर के लिए होते हैं और जो इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं वो कौन से ईयर के लिए होते हैं? असेसमेंट ईयर के लिए होते हैं। समझ में आ गया? तो अभी मान लो मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो टीडीएस के रेट्स मुझे कौन से ईयर के लेने? प्रीवियस ईयर के लेने पड़ेंगे ना, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए। इनकम टैक्स के रेट्स मुझे थोड़ी ना एप्लीकेबल होंगे, वो तो जो इसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसको एप्लीकेबल होंगे। तो टीडीएस मुझे अभी क्या करना है? टीडीएस के रेट्स के मुताबिक डिडक्ट कर देना है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? टीडीएस जो होता है ना वो आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी नहीं है,
वो आपका कौन सा टैक्स लायबिलिटी है? कौन सा टैक्स लायबिलिटी है? मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? एस्टिमेट करना है और टैक्स क्या करना है? डिडक्ट कर देना है। बट इनकम टैक्स आपका कौन सा टैक्स लायबिलिटी? ये तो आपका कौन सा टैक्स लायबिलिटी होगा दोस्तों? ये तो फाइनल होगा ना, कि इसके आगे भी कुछ होगा? फुल एंड फाइनल। ये जो टैक्स लायबिलिटी होगा उसके सामने मैं टीडीएस क्या कर दूंगा? एडजस्ट कर दूंगा। समझ रहे हो? अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुन लीजिए। सर मैं सीए में बन चुका हूँ, ऐसा आप मानो, सब लोग मान लीजिए कि आप सीए में बन चुके हैं। ठीक है, आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। बस 3-4 बहुत बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट मिले, 1000 करोड़ का टर्नओवर वाले। ठीक है, दिन के 4-5 पेमेंट होते हैं जिसपे टीडीएस क्या करना होता है? डिडक्ट करना होता है। सो नाउ दे आर अप्रोचिंग यू कि सर आप हमें गाइड करो कि हमें किस तरह से क्या करना होता है, टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अभी तक आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें क्या होता है? छोटा मोटा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, सैलरी वाला 500-600 रुपए वाला। ठीक है ना? सो जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो छोटा मोटा हम क्या कर लेते हैं? रिटर्न वगैरह फाइल कर लेते हैं। ओके, इतना बड़ा कोई क्लाइंट मिला नहीं है, पर अभी एकदम से 4-5 लोग आ गए, तभी उसको किस तरह से डील करें? उनको तो टीडीएस के रिटर्न भी फाइल करने हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न भी क्या करना है? फाइल करना है। टीडीएस के पेमेंट्स दे रहे हैं, टीडीएस के सर्टिफिकेट्स वगैरह हमें देने पड़ेंगे, तो पूरा कंप्लीट पैकेज हमें देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हम सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करते हैं, टीडीएस रिटर्न आपको कहीं और देखना पड़ेगा। तो कंपनी क्या बोलेगी? एक काम करते हैं, तू रहने दे, हम किसी और को ढूंढ लेते हैं। तो अभी टीडीएस के रेट्स आपको कहाँ मिलेंगे? इनकम टैक्स एक्ट में मिलेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में दे रखे हैं टीडीएस के रेट, बट उसको वो लोग हर बार क्या करते हैं? थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। तो टीडीएस के रेट्स आपको कहाँ मिलेंगे? फाइनेंस एक्ट में मिलेंगे। आपके लिए फाइनेंस एक्ट कौन सा एग्जाम के लिए? 2021। बट 2021 को मान लो बोरी, अपने बात करते हैं 2022 का। ठीक है, हम एकेडमिक की बात नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना तो मजा आएगा। तो 2022 आ गया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ फाइनेंस बिल। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो फाइनेंस बिल 2022 कब आया होगा दोस्तों? इस दिन आया होगा। अभी ये एप्लीकेबल कब से होता है? तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022, और वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। बट ये फाइनेंस बिल जो होता है उसको एक्ट में कन्वर्ट होते होते क्या आ जाता है? एक्ट के फॉर्म में वो कब तक अवेलेबल हो जाता है? जुलाई तक अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ कि ये फाइनेंस बिल आ गया। ठीक है, आप फाइनेंस बिल को पढ़ रहे हो, उसमें अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, कौन से पार्ट में क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। बट इस फाइनेंस बिल के अंदर ध्यान से सुनना, पार्ट 2 होता है एक। कौन सा पार्ट? पार्ट 2। 4 पार्ट होते हैं फाइनेंस बिल के, वो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद सेशन खत्म करते हैं अपने। तो पार्ट 2 के अंदर आपको क्या दे रखा होगा? क्या दे रखा होगा? टीडीएस रेट्स। उन्होंने टोटल 5 सेक्शन में चेंजेस किए। कितने सेक्शन में? 5। एक चेंज किया उन्होंने 194 जे में, प्रोफेशनल सर्विसेज में। एक उन्होंने किया 194 आई में, रेंटल पेमेंट में। एक उन्होंने किया 194 ए में, इंटरेस्ट के पेमेंट में। अलग अलग जगह पे टैक्स रेट उन्होंने चेंज किया। अभी 194 जे में हम सिर्फ इलस्ट्रेटिव बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये टैक्स रेट नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ वो टैक्स रेट एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में 10% ही है। ठीक है, तो मान लो कि उन्होंने कम करके 7.5% कर दिया, इधर उन्होंने 5% कर दिया, इधर उन्होंने मान लो 10% कर दिया। ये टैक्स रेट है। पुराने वाले मतलब कौन सा वाला? हम तो कौन सा पढ़ रहे हैं? फाइनेंस बिल 2022 ना। अभी पुराने वाले टैक्स में कितना था? यहाँ पे 10% था, यहाँ पे 7.5 था, और यहाँ पे 12% था, ऐसा मान। तो अभी क्या होगा? अभी होगा ये, अभी ये जो कंपनी मान लो जिसने आपको अप्रोच किया है, कॉल्ड ए लिमिटेड, जो आपका क्लाइंट है, सीएमए क्लाइंट है, मतलब सीएमए का क्लाइंट है, सॉरी। तो अभी वो क्या करेगा? अभी 1 अप्रैल 2022 से तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा दोस्तों? 1 अप्रैल 2022 से तो कौन सा फाइनेंस बिल एप्लीकेबल हो जाएगा? मतलब फाइनेंस एक्ट 2022
एप्लीकेबल होगा। पर सर एप्लीकेबल कैसे होगा, अभी तक तो वो लॉ में बना ही नहीं है, बट हमें सब्सटेंस पे काम करना है, बन ही जाएगा ना। फाइनेंस बिल आता है ना तो वो फाइनेंस एक्ट में बन ही जाता है। आज तक ऐसा हुआ नहीं इंडिया की हिस्ट्री में कि फाइनेंस बिल आया हो और वो एक्ट के फॉर्म में अवेलेबल ना हो। तो ये फाइनेंस एक्ट 2022 बन गया, ऐसा मान लेते हैं। तो ये मान लो कि 1 अप्रैल 2022 को मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ, जो आपका क्लाइंट है, एक पेमेंट उन्होंने किया 20 लाख रुपए का। कितने का पेमेंट किया? 20 लाख का। तो अभी आपको, और ये कौन सा वाला सेक्शन का पेमेंट है? मान लो कि कंपनी ने किसी सिविल इंजीनियर को पेमेंट किया हुआ है 20 लाख रुपए का। तो अभी उनको कितना टीडीएस डिडक्ट करना है? कितना टीडीएस उनको डिडक्ट करना है? 7.5 करना है या फिर 10% करना है? 7.5% करना है। समझ में आ गया ना। बट मान लो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा फाइनेंस बिल लेना है, तो फिर क्या होगा? लोचा हो जाएगा ना। तो ये जो टीडीएस का रेट हुआ मैंने कब लिया? प्रीवियस ईयर में लिया या असेसमेंट ईयर में लिया? ये जो टीडीएस का रेट था वो मैंने कौन से ईयर का लिया? ये जो था ये तो प्रीवियस ईयर है ना यार। एक्ट कौन सा चल रहा है? 22 है ना। तो ये जो मैंने रेट लिया ये तो मैंने कौन से ईयर का लिया? प्रीवियस ईयर का लिया ना। तो मैं असेसमेंट ईयर का ले सकता हूँ? नहीं। क्या मैं ये 10% नहीं ले सकता? 10% लूंगा तो क्या होगा? एक्सेस डिडक्शन होगा ना टीडीएस का, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो कि रेट को मैं चेंज कर दूं और यहाँ पे मैं मान लो 15% कर दूं, तो अभी आपको कितना टीडीएस देना है? 15। पर मान लो आपने गलती से 10% ले लिया हो तो शॉर्ट लेवी का नोटिस आएगा। शॉर्ट लेवी मतलब कम डिडक्ट किया, 5% का हिसाब अलग से देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो कौन से टाइम पे क्या रेट लेना है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अभी ये टीडीएस के रेट्स हमें कब के लेने होते हैं? प्रीवियस ईयर के लेने होते हैं, असेसमेंट ईयर के नहीं लेने होते। इनकम टैक्स रेट हम कौन से ईयर के लेंगे? वो तो असेसमेंट ईयर का आएगा ना। समझ रहे हो? तो टीडीएस रेट्स और इनकम टैक्स रेट दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। ओके, दोनों सेम नहीं होता। टीडीएस जो होगा वो हम कौन से ईयर में डिडक्ट करेंगे? प्रीवियस ईयर में डिडक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। असेसमेंट ईयर में होगा पर वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर हो गया ना। आ रहा है समझ में? अभी फाइनेंस बिल के मैं कुछ पार्ट आपको बताया तो फाइनेंस बिल मतलब फाइनेंस एक्ट, उसमें उसमें जो पार्ट 1 जो होता है वो उसमें आपको कौन से टैक्स रेट दे रखे होंगे? कौन से दे रखे होंगे? इनकम टैक्स रेट्स। फिर होता है कौन सा पार्ट? पार्ट 2, उसमें आपको कौन सा रेट दे रखा होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया? टीडीएस के रेट्स दे रखे होंगे। ठीक है। तभी क्या होगा कि जब आप फाइनेंस बिल डाउनलोड करोगे तो आपको सिर्फ टीडीएस के रेट देखने, तो आप क्या पूरा फाइनेंस बिल टर्न करोगे? नहीं, फाइनेंस बिल में भी 2 शेड्यूल होता है, उसमें ये फर्स्ट शेड्यूल में होता है। ये बताना भूल गया। कौन सा शेड्यूल देखना आप लोग? फर्स्ट शेड्यूल में जाना, और फर्स्ट शेड्यूल में टीडीएस का रेट देखना है तो कहाँ पे चले जाना? पार्ट 2 के अंदर चले जाना, तो डायरेक्ट आपको रेट मिल जाएगा। ठीक है। फिर पार्ट 3 होता है, ये भी टीडीएस का ही होता है, बट ये जो टीडीएस होता है वो टीडीएस ऑन किस पे होता है? सैलरी। एंड देन लास्ट पार्ट जो होता है, जो किसी काम का है नहीं, सिर्फ उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है। तो पार्ट नंबर कौन सा? 4। ठीक है। तो पार्ट 4 जो होगा वो एग्रीकल्चर इनकम के कैलकुलेशन पे होगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? नेट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कुछ ऐसा एरिया है जिसमें वो लोग एग्रीकल्चर इनकम पे भी इनकम टैक्स लगाते हैं। आपने इंटर में एक छोटा सा चैप्टर किया होगा, याद हो तो आपको। एग्रीकल्चर इनकम को हम स्लैब में ऐड करते हैं, फिर रिलीफ देते हैं। ठीक है ना, वो वाला क्वेश्चन आपने शायद किया होगा। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो, वो आएगा तब हम देखेंगे। बट फाइनेंस एक्ट में कितने शेड्यूल होंगे? सॉरी, कौन सा शेड्यूल आपको देखना है? फर्स्ट शेड्यूल। उसमें कौन सा पार्ट देखना है? अगर टीडीएस का रेट चाहिए तो आपको पार्ट 2 देखना है। ठीक है। अभी 2024 की बात करते हैं। ठीक है। क्या दिक्कत क्या होगी? दिक्कत क्या होगी वो देखिएगा। दिक्कत ये होगी
कि ये जो 2024 का जो फाइनेंस बिल आएगा वो कौन से ईयर में आएगा दोस्तों, मतलब कब आएगा, सॉरी 2024 का जो फाइनेंस बिल होगा वो कब आएगा, जुलाई 2024 में आएगा, अग्री करते हो सब लोग। लेकिन ये जो 2024 है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2024, एंड वो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025 को। समझ रहे हो? तो अभी क्या होगा कि ये 1 अप्रैल 2024 उस दिन मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं, मान लो कौन सा पेमेंट है, कौन सा पेमेंट है, रेंट का पेमेंट है। तो रेंट का पेमेंट होगा तो उस पे जो टीडीएस का रेट होगा वो मैं कौन सा लूंगा, तो वो टीडीएस का रेट एज ऑन 1 अप्रैल 2024 होगा, वही लूंगा एज नोटिफाइड, ध्यान से सुनना, एज नोटिफाइड इन फाइनेंस एक्ट 2024। समझ रहे हो? बट नथिंग इज नोटिफाइड येट, क्यों? 1 अप्रैल 2024 को तो आपके पास फाइनेंस एक्ट मतलब जो फाइनेंस बिल 2024 होगा वो तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो कब प्रपोज होने वाला है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो प्रपोज कब होने वाला है, जुलाई 2024 में होने वाला है। तो अभी क्या करिए, तो फंस गए यार। और मान लो हम हिस्टोरिकल रेट ले लेते हैं, मतलब पुराना वाला रेट ले लेते हैं, और बाद में वो लोग जुलाई में आके रेट बढ़ा देते हैं, तो वो तो शॉर्ट लेवी का नोटिस आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो लोगों ने बोला कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम क्या करें, 3 महीने तक हम क्या करें, हम कौन सा टीडीएस का रेट ले, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, हमें काम करते हैं 2024 के लिए हम फाइनेंस बिल लेके नहीं आते, बट हम कौन सा बिल लेके आ जाते हैं, कौन सा बिल लेके आ जाते हैं, इंटरिम बिल। ये इंटरिम बिल कौन से ईयर में आएगा, हर ईयर नहीं आएगा, कब आएगा, जिस ईयर में क्या होगा इलेक्शन, उसी ईयर में आएगा। तो वो लोग क्या लेके आ जाएंगे दोस्तों, इंटरिम बिल लेके आ जाएंगे। इंटरिम बिल आया था कब है, आता कब है, 1 फरवरी को ही आएगा। और वो कब तक एप्लीकेबल रहेगा, वो कब तक एप्लीकेबल रहेगा, टिल न्यू फाइनेंस बिल इंसर्टेड, मतलब जब तक नया फाइनेंस बिल नहीं आ जाता तब तक वो क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा। आगे समझ में? तो अभी मान लो कि 1 अप्रैल 2024 पे मुझे टीडीएस का रेट डिडक्ट करना है, इनकम टैक्स का तो सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि इनकम टैक्स तो वो तो जब आएगा असेसमेंट ईयर में तब पता चल ही जाएगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर तो कब आएगा, असेसमेंट ईयर कौन सा है, 25-26 है ना, तो हमें तो तब तक तो पता चल ही जाएगा ना कि फाइनेंस एक्ट की क्या पोजीशन रहने वाली है। तो अभी इस केस में जब मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा तो मुझे कौन से पेमेंट पे मतलब कौन से रेट पे डिडक्ट करना है, कौन से रेट पे करूंगा, तो जो उन्होंने इंटरिम बिल में नोटिफाई किया। मान लो इन्होंने इंटरिम बिल में कोई नोटिफाई नहीं किया तो इसका मतलब तो पुराना वाला ही लेना पड़ेगा ना, जो चेंज किया होगा वो लूंगा, नहीं किया होगा तो कौन सा वाला लेना है, पुराना वाला लेना है। आ रहा है समझ में? और दूसरा क्या होता है सर, मान लो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, किसी स्टूडेंट को डाउट हो सकता है कि सर उन्होंने इंटरिम बिल में बोला कुछ और बाद में फाइनेंस बिल में जाके चेंज कर दिया, मतलब क्या हुआ, ऐसा हो सकता है कि आपने इंटरिम बिल में बोला था 10% टीडीएस का रेट और बाद में फाइनेंस बिल में जाके 15% कर दिया, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं कर सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इंटरिम बिल जो है ये पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल है, समझ में आ गया? तो आपने जो बोला उसको बाद में आप ओवररूल नहीं कर सकते, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंस बिल आएगा ना, अभी फरवरी में आपने दे दिया ना बिल उनको, इंटरिम वाला बिल, बोले जब तक फाइनेंस बिल नहीं आ रहा तब तक ये रख लो, बाद में जब फाइनेंस बिल आएगा तब वो क्या होगा, इन एडिशन टू होगा या इन रिप्लेसमेंट टू होगा, इन एडिशन टू होगा, इन रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इन रिप्लेसमेंट होगा तो डिफरेंट बॉल गेम हो गया ना, वो तो बाद में क्या करेंगे, चलो अभी हम बताते क्या होगा। समझ में आ गया? तो इन रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इन एडिशन टू इंटरिम बिल होगा, ये ध्यान रखिए। ये मैंने पूरा कहीं पे भी मैंने ना सेक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपको इस तरह से एक्ट करना है। आ गया समझ में? तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, जो किस तरह से डेवलप होती है, वो सब चीजें आपको ध्यान रखना है। कौन सा रेट हमें लेना है, क्या हमें देखना है, अगर चेंजेस होते हैं तो वो जो गवर्नमेंट के एंड से जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से इनकॉर्पोरेट होंगे। समझ में आ गया? तो पहला क्या था, आर्टिकल कौन सा याद रखोगे, 265। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन हमें करनी है, दैट इज रिलेटेड टू द असेसिंग ऑफिसर,
एंड अथॉरिटी के रिलेटेड, और कितने सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में और कितने शेड्यूल्स हैं। क्या याद रखोगे आप? पहला वाला क्या याद रखोगे? आर्टिकल कौन सा था? 265। क्या था उसके अंदर? नो टैक्स shall be levied or collected without the authority of law or they accept the authority by law. फिर मैंने आपको बताया 246A कॉम्प्लीमेंट्री, आप लोग याद रख लेना जीएसटी के लिए। 246 में आपको बताया है कि हमने कंपोनेंट्स बना दिए, ये लिस्ट बना दी शेड्यूल 7 के अंदर। यहाँ पे आप डिसाइड करना, हमने डिसाइड करके दिया है आप लोगों को यही टैक्स लेना है। उसमें मैंने लिस्ट नंबर 1 आपको बताया, उसमें एंट्री नंबर कौन सा था? 82। इसमें से एक एमसीक्यू बन सकता है, ओके, ये ध्यान रखना। देन हमने क्या डिस्कस किया? उसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस किया लिस्ट के बाद डायरेक्ट टैक्स लॉ के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो मैंने आपको कंपोनेंट्स अलग अलग बता दिए। पहला कंपोनेंट इनकम टैक्स, सेकंड क्या होगा? फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में से क्या करना है आपको? टैक्स कैलकुलेशन करना है कि सिर्फ इनकम कैलकुलेशन करना है? इनकम। इनकम टैक्स के जो रेट्स होते हैं वो आपको फाइनेंस एक्ट में दे रखे होते हैं, ठीक है। फाइनेंस एक्ट में जो रेट्स होंगे वो लेने, अगर फाइनेंस एक्ट में अगर रेट नहीं मिलते तो पुराने वाले रेट लेने, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशन में काफी सारे रूल्स हैं, उसमें एक मैंने आपको बताया गार रूल्स बताया मेन वाला, ठीक है। फिर नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। नोटिफिकेशन कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट। सर्कुलर कौन इश्यू करता है? डिपार्टमेंट, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर आपको कोर्ट के डिसीजन भी पढ़ने हैं, तो कोर्ट के डिसीजन आपको पढ़ने हैं। कौन से कोर्ट के डिसीजन पढ़ने हैं? एग्जामिनेशन के लिए कौन सा पढ़ना है? सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के डिसीजन अभी तक मैंने नहीं देखा है कि वो लोग पूछते हैं। हाउएवर हाई कोर्ट के डिसीजन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे कि आप जिस असेसी का टैक्स मैटर हैंडल कर रहे हो उसको अगर कोई नोटिस आया तो आपको ये देखना जरूरी बनता है कि क्या उस जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है या नहीं। अगर दिया है तो वो नोटिस क्या है? वैलिड है। समझ में आ गया ना? आप मान लो आप अहमदाबाद में बैठे हो पर आपका क्लाइंट मान लो इंदौर में बैठा हुआ है, तो उसको कोई नोटिस आ गया। अभी आपको लॉ पता है, लॉ में है कि ये गलत है, बट मान लो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कुछ इसके रिलेटेड कोई डिसीजन दिया है, तो फिर वो नोटिस क्या है? वैलिड है। तो हमें क्लाइंट को कंसल्ट करना पड़ेगा कि अभी हमें सुप्रीम कोर्ट में इसको क्या करना है? चैलेंज करना पड़ेगा जो मैं हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हो। आपको समझ में आ रहा है ना? क्लियर? आपको सिर्फ इनकम टैक्स का नॉलेज रखना है कि पूरे लॉ का नॉलेज रखना पड़ेगा? पूरे लॉ का नॉलेज रखना है। फिर हमने डिस्कस किया कि फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, और आपकी एग्जाम के लिए मैंने बताया कि आपके एग्जाम में कौन सा फाइनेंस एक्ट आएगा 2021, जिसके लिए कंसर्न प्रीवियस ईयर 21 22 एंड असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? 22 23। देन वी आर गोइंग इनटू द डिटेल के कब आता है फाइनेंस बिल, इलेक्शन वाले ईयर में कब आता है। फिर हमने डिस्कस किया टैक्स रेट्स कौन से होते हैं, जो मेन चीज है, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत होती है, उनको पता ही नहीं होता कि क्या टैक्स रेट्स होते हैं। और इनकम टैक्स में टैक्स रेट्स पूरा भर भर के दिया हुआ है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग क्या दे रखे हैं? टैक्स रेट्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी, जितना आप प्रोसेस और जितना आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे उतनी क्लैरिटी क्या आएगी? ज्यादा। समझ में आ गया ना? लेंथ बहुत ही ज्यादा लंबी है, बहुत ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा लेंथ है डीटी का। तो लेंथ से बीट हो जाओगे, कॉन्सेप्ट से बीट नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। मतलब आपको बीट क्या करेगा? लेंथ। एग्जाम के अगले दिन आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये दिक्कत आपके मन में आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता है। तो किस तरह से रिवाइज करना है वो बाद में डिस्कस करें, ठीक है। टैक्स रेट्स वगैरह जो होगा, मैंने दो बात बताई आपको, इनकम टैक्स के रेट्स और दूसरा क्या होता है? टीडीएस। ये दिमाग में याद रख लेना। यहाँ पे आप एग्जाम देने के बाद सीधा क्या बनने वाले हो? प्रोफेशनल। इंटर से फाइनल में नहीं जा रहे हो, तो अभी एग्जाम दोगे सीधा प्रोफेशनल बनोगे ना, तो पता होना चाहिए ना कि पार्ट 2 क्या है। फाइनेंस बिल में उन्होंने पार्ट 2 में अमेंडमेंट किया है, तो आपको पता होना चाहिए किस में अमेंडमेंट हुआ है। टीडीएस के रेट, चलो निकालो लिस्ट। 10 जगह पे रेट चेंज किया उन्होंने। कोविड के टाइम पे सारे टीडीएस के रेट उन्होंने 75% कर दिए। मतलब 75 से मेरा मतलब है जो रेट होता है उसका 75, मतलब 10% होगा तो कितना? 7.5। 5% होगा तो 3.75, 2 होगा तो 1.5%, 1 होगा तो 0.75। तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? और टीडीएस के रेट्स आपको इमीडिएटली क्लाइंट को बताने पड़ेंगे। मान लो फाइनेंस बिल आया, 2022 का फाइनेंस बिल आया, तो आपको क्लाइंट को बता देना है भाई अभी 1 अप्रैल से जो पेमेंट करोगे उसमें क्या करना है? ये वाला रेट लेना है, पुराना वाला रेट सिस्टम में से निकाल देना। समझ में आ रहा है? मान लो 10 की जगह 5 हो गया, तो आपको बोलना है क्लाइंट को कि अभी कितना करना? 5।
10 की जगह 15% हो गया, तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि अभी टीडीएस कितना रिडक्ट करना, 15%। फिर आप पुराना वाला ही लेके चलोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। अभी 2 चीजें, फिर हम खत्म करते हैं आज का सेशन। फिर कोई डाउट हो तो आपको पूछिएगा। सबसे पहले आपने इसका नाम सुना होगा, एओ, मतलब क्या होता है? असेसिंग ऑफिसर। कौन हो सकता है असेसिंग ऑफिसर? क्या लगता है आप? सर कोई इंसान ही होगा, और तो कौन होगा? बोलो। मतलब एओ का रैंक क्या होता है? रैंक से मेरा मतलब है, डिपार्टमेंट में अलग अलग रैंक होते हैं। जैसे सबसे इनिशियली अगर हम स्टार्ट करें तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, देन चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल, जॉइंट, असिस्टेंट, डेप्यूटी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इनकम टैक्स अथॉरिटी करके एक छोटा सा चैप्टर आपके सिलेबस में है, सेक्शन 116, वो बाद में हम देखेंगे। बट अभी आप लोग रैंक याद रखना कि रैंक मतलब क्या होता है। तो 3 रैंक हो सकते हैं ईओ के, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2 एंड रैंक नंबर 3। और कौन से रैंक वाले कौन सी नोटिस सर्व कर सकते हैं वो अभी तो मैं प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊंगा, बट अभी इतना आप लोग याद रखना। रैंक 1 जो होगा वो सीनियर रैंक ऑफिसर होगा। मतलब कौन होता है? जेसी। जेसी समझ में आ जाएगा सब? लिख देता हूँ मैं। जेसी मतलब कौन होगा? कौन सा कमिश्नर होगा? ज्वाइंट कमिश्नर। मतलब बड़ी मैटर होगी तो ये डील करेगा, ऐसा याद रख लो, ठीक है। कितनी बड़ी वो बाद में बताता हूँ। सेकेंड रैंक जो आता है वो किसका आता है? किसका आएगा? एसीडीसी का, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। रैंक 2 एओ, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो सर आप क्यों बता रहे? आपको नोटिस आया? अभी तो पूरा असेसमेंट फेसलेस हो चुका है। एक नया उन्होंने सिस्टम ऐड किया, फेसलेस। फेसलेस मतलब सब कुछ क्या हो चुका है? ऑनलाइन हो चुका है। नो इंटरेक्शन बिटवीन द असेसिंग ऑफिसर एंड द असेसी, बिकॉज इट अल्टीमेटली लीड्स टू करप्शन। मान लो मुझे पता चल गया कि मेरा असेसिंग ऑफिसर ये है, तो मैंने जाके बोला सर मिलते हैं चाय पे, और फिर बाद में हमने केस का क्या कर दिया? रफा दफा कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला बहुत गलत हो रहा है, तो पूरा असेसमेंट उन्होंने फेसलेस कर दिया। बहुत लंबा है वो भी, पर वो मैं अभी नहीं बता सकता। समझ में आया? बहुत सारी चीजें हम फर्स्ट सेशन में नहीं डिस्कस कर सकते। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बोल के फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसा नॉलेज करवा सकता हूँ कि ये आने वाला है, ये आने वाला है, सो दैट आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड। आप रहोगे कि नहीं ये आने वाला है, सर ने ये बोला था बेसिक्स के अंदर। तो एसीडीसी, मान लो कि कोई ऑफिसर है, उसमें नोटिस रैंक 1 ही भेज सकता है, पर उसका नोटिस किसी और ईओ ने भेज दिया, तो आप उसको क्या कर सकते हो? नोटिस को इनवैलिडेट कर सकते हो। बोले ये गलत नोटिस भेजा है आपने। आ गया ना समझ में? क्लियर हो गया? नोटिस के अंदर क्या है वो बाद में देखने का, पहले नोटिस की वैलिडिटी चेक करनी है कि नोटिस सही पर्सन ने और सही टाइम पे सर्व की है या नहीं की। नोटिस के अंदर का कंटेंट वो बाद में कब देखोगे? जब आप क्लियर हो जाओ कि हाँ नोटिस सब एंगल से सही है, पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन ने सर्व किए, उसकी वैलिडिटी सही है, उसकी टाइमिंग सही है, सब कुछ अगर वो सेट होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके अंदर के कंटेंट में जाएंगे। थर्ड होता है कौन? आईटीओ, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर। ये कौन सा होगा? रैंक 3, ठीक है ना। वो रेंज होती है कि इतने लाख से कम का असेसमेंट होगा तो ये आईटीओ भेजेगा, इससे ज्यादा होगा तो एसीडीसी भेजेगा, उससे ज्यादा होगा तो कौन भेजेगा? जेसी भेजेगा। ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। कौन होगा एओ? आपने बोल दिया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज द असेसिंग ऑफिसर। हो सकता है एओ? क्या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर या चीफ कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर हो सकता है? उसका काम असेसमेंट करना है, उसका काम तो अपील कर सुनना है। क्या है? अपील। तो मान लो एओ का ऑर्डर आया, सॉरी एओ का नोटिस आया, आप उस नोटिस से सहमत नहीं हो, आप उससे अग्री नहीं करते हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? जाओ उसके ऊपर वाले रैंक ऑफिसर के पास। कौन होगा उसके ऊपर? जीसी से ऊपर कौन होगा? एडिशनल होता है, बट एडिशनल को आप नहीं अपील कर सकते हो। आपको किसको अपील करना पड़ेगा? कमिश्नर को अपील करना है। बोले सर आपके ये ऑफिसर ने जो मुझे ये नोटिस दिया है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। कमिश्नर ने आपका साथ नहीं दिया, बोले हमारा आदमी सही बोल रहा है, तो आप जाओगे किसके पास? फिर ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, आईटीएटी। ट्रिब्यूनल ने भी आपका साथ नहीं दिया तो फिर कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट। फिर किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। नाउ
लास्ट जहां जहां वर्ड क्या यूज हुआ है पूरे एक्ट में, कौन सा वर्ड? ऑथोरिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोरिटी? ऑथोरिटी दो टाइप की होती है, ध्यान से समझिए। एक होता है कौन सी अथॉरिटी? एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, ठीक है ना। और दूसरा होता है कौन सी ऑथोरिटी? सपोर्टिव ऑथोरिटी, और वी कैन से सबऑर्डिनेट ऑथोरिटी। ओके, सो नाउ एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी मतलब क्या होता है सर? एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी मतलब कोई ऐसी ऑथोरिटी जिसके पास क्या होता है? पावर होता है। पावर टू टेक क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। तो सर कौन हो सकता है अभी वो बता दो ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कंसर्न क्या होगा? गवर्नमेंट होगा, वो होगा। एंड दूसरा कौन होगा? कोर्ट। कोर्ट में भी स्पेसिफिकली कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। तो अगर मान लो आपको कोई ऐसा पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो आपको क्या याद रखना है, कौन होगा? क्या सीबीडीटी के पास पावर है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास पावर है कि वो लॉ को अमेंड कर सके? उनके पास कोई पावर है? उनके पास कोई पावर नहीं। पावर किसके पास है? थोड़ी देर पहले मैंने बोला नोटिफिकेशन कौन लाता है? सीबीडीटी लाता है कि गवर्नमेंट लाएगा? गवर्नमेंट। सपोर्टिव अथॉरिटी का रोल क्या होता है? तो वो लोग क्या इश्यू करते हैं? सर्कुलर इश्यू कर सकते हैं। मतलब सर्कुलर मतलब क्या होता है? इट इज ओनली अ क्लैरिफिकेशन, नॉट द चेंजेस इन लॉ। आया समझ में? तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी का और सपोर्टिव अथॉरिटी का काम क्या है? उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शंस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरफ से आए उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है, और सबसे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना। दैट्स इट। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो डाउट होना जरूरी है, ठीक है ना। डाउट नहीं होगा तो फिर मुझे डाउट होगा। दो तीन डाउट है, ठीक है। सो अपने उसको देख लेते हैं। सर इफ द गवर्नमेंट चेंज देन, मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गई, मतलब इनका क्वेश्चन में भी ये होगा, थोड़ी देर पहले पूछा है कि वो जो 2024 में वो इंटरिम बिल लेके आया, तो इंटरिम बिल किसने लाया होगा? जो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, और मान लो सत्ता पलट गई और नई सरकार आ गई, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो नई सरकार लेके आएगी। हावेवर जब नई सरकार लाएगी तो वो ऐसा नहीं बोलेगी कि इंटरिम बिल बिल्कुल गलत था। मैंने आपको क्या बताया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेकोरम है उसको आप नहीं खराब कर सकते हो, वो तो आपको उसी तरह से जाना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। क्यों खराब था? बोले ऐसे, मोदी जी हमें पसंद नहीं थे। अरे ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से थोड़ी ना आप फाइनेंस बिल को चेंज करोगे। आपके कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस है तो वो पॉलिटिकल रैलीज तक ठीक है, बट आप सीधा इसमें आ जाओगे। समझ में आ रहा है? ब्यूरोक्रेसी हो गई ना ये, तो ये ब्यूरोक्रेसी में तो नहीं जा सकते ना। सर ऑपोजिशन वाली पार्टी बदल सकती है अगर रूलिंग पार्टी बन जाए तो। ये सब पॉलिटिकल, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लगते हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पॉलिटिकल पॉलिटिकल एंगल में पूछा है। सर ऑपोजिशन वाली पार्टी बदल सकती है अगर रूलिंग पार्टी बन जाए तो। वो मैंने पहले भी वही आंसर दिया कि अगर मान लो पार्टी बदल जाती है या तो सरकार बदल जाती है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए तो हमने फाइनेंस बिल को आने नहीं दिया ना। इसीलिए तो हमने 2024 का फाइनेंस बिल कब आने दिया? सरकार बन जाए उसके बाद। आ गया समझ? तो सर सरकार तो मई एंड तक बच जाती है, तो आपने बोला जुलाई में आएगा, तो एक महीने तक पार्टी चलती है ना जून में, ठीक है, फिर बाद में काम पे आएंगे, जुलाई में बिल लेके आएंगे। ऐसा नहीं होता। कमेटी वगैरह होती है, वो डिस्कस करके फिर बताती है। और कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? अभी जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो लोग डायरेक्ट आए हुए हैं, जिनके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरा, ऐसे तो हमने अभी तक कोई ग्रुप बनाया नहीं है, तो ये फाइल जो होगा वो मैं इंडिविजुअली सबको शेयर कर दूंगा और ग्रुप में भी कर दूंगा। तो जो लोग ग्रुप में हो वो ग्रुप में से एक्सेस ले लेना। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, वो लोग क्या करें, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें तो ये फाइल मिल जाएगा। एक बार ग्रुप बन जाएगा उसके बाद ग्रुप में ही फाइल शेयर करूंगा, ठीक है, सो आप वहां से कर सकते हैं।
ऐसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको अपने हिसाब से जो दिमाग में लेना है और जो आपको याद रहा है वो आपको कॉपी करना है। एक चीज फर्स्ट लेक्चर से मैं बता देता हूँ कि जितना हो सके डीटी का क्या बनाना स्टार्ट कर देना, खुद का क्रक्स। ठीक है, अभी से बनाना स्टार्ट करोगे ना तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वंस जब हमारा एक मान लो कि पर्टिकुलर कंटेंट, हैवी कंटेंट खत्म हो चुका होगा, उसके बाद क्रक्स बनाने जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। समझ में आया? तो आपको क्रक्स साथ में बनाते रहने हैं, तो एग्जाम के अगले दिन आप उसी को पढ़ना है। ठीक है, अराउंड 900 पेज का मटेरियल है, तो अभी 900 पेज तो एग्जाम के अगले दिन आप रिवाइज नहीं कर सकते ना, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा है। आ गया समझ? 900 पेज पढ़ाने के बाद भी उन्होंने पूछा था हाउस प्रॉपर्टी लास्ट टाइम। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आपको बहुत दिक्कत होगी लगता है हाउस प्रॉपर्टी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 900 पेज में भी हाउस प्रॉपर्टी तो मैंने नहीं पढ़ाया था, पर फिर भी लास्ट में जाके उन्होंने क्या पूछा, हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो इस बार सोचा है कि हाउस प्रॉपर्टी का कंटेंट ऐड कर दूं। ठीक है, सो मिलते हैं। समझ में आ गया सबको? चलो यहाँ तक रखते हैं।